कोमल बेटे लेक्चर नंबर बता, लेक्चर नंबर बता। जी आज 26। प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। भाई क्या हो गया, अब तो फ्रूटी मंगाना ही पड़ेगा लग रहा है आज। जी जी जी। अच्छा ये बताओ बच्चों, अभी तो आप लोग का यूनिट टेस्ट सब चालू हो रहा होगा। कितने हो गए? अकाउंट्स हो गया, लॉ भी हो गए, लॉ हो गए। अच्छा हर संडे को है। चलिए हम थोड़ी अपनी बात को कर ले। पृथ्वी बेटे, पृथ्वी भाई, अरे इसका नाम पृथ्वी ही है ना? सुन नहीं रहा है? चलिए बेटा, लास्ट क्लास में पृथ्वी जी नहीं आए थे और ये तीनों बच्चियां भी गायब थी। कोई नहीं बेटा, अब ये सारी समस्याओं से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपने ऑडिट प्रोग्राम की परिभाषा पढ़ लिया था क्या? और कुछ एग्जाम्पल भी लिख लिए थे और कुछ नहीं लिखे थे। चल बेटा जी, जो बच्चे मिस कर गए लास्ट क्लास में, 2-4 मिनट की बातों को जरा समझ लीजिए। बच्चों यहां देख लीजिए एक बार, सब कोई नोट ना करे, 2 मिनट के लिए देख लिया जाए। सबसे लास्ट में मैं आता हूं तो अच्छी बात क्या है कि आप अच्छे से पढ़ें तो 2 मिनट पहले भी हम लोग जा सकते हैं, है ना? आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस होता है जी। ये तीनों बच्चे, ये एक नाम बता दो, सब नाम मत बताओ, थोड़ा सोचो जी। दी, अच्छा गार्गी, गार्गी कॉलेज बेटा, कुछ अच्छा मीनिंग होता होगा इसलिए लोग रखते होंगे। खैर गार्गी बेटा, सुनिए जरा बरा बेटा जी, कोई नोट ना करे, 1 मिनट सुन लीजिए, इन बच्चों को भी जोड़ लिया जाए। हाँ बेटा जी, इंगेजमेंट पार्टनर ने बेटा बना लिया है अपना, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्या बना लिया है? ऑडिट प्लान। प्लान बन चुका है कि 50 स्टाफ से 6 महीने में ऑडिट को खत्म कर लेना है। अब ऑडिट प्लान बनने के बाद ना बेटा, ऑडिटर क्या करता है, अपने 50 लोगों का जो टीम है ना, उनके बीच में काम को बांट देता है। यानी लिखिएगा नहीं बेटा, लेकिन गार्गी जैसे बच्चे जो मिस कर गए थे, एलोकेशन ऑफ वर्क। कौन सा वर्क बेटा? कौन सा वर्क? मतलब बर्तन मैं साफ कर लूंगा, रोटी तुम बना लो, इस वर्क की बंटवारे की बात हो रही है या ऑडिट वर्क? एलोकेशन ऑफ ऑडिट वर्क। एक बार और बोल दीजिए, आपकी आवाज सुनने का मन करता है। ऑडिटर खुद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है या वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है? किसको देता है इंस्ट्रक्शंस? अपने टीम मेंबर्स को। ऐसे करना है, ऐसे करना है, यहां पे ये चेक करना है, इस चेक करने का ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो जो बच्चे मिस कर गए लास्ट क्लास, समझ लीजिए ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट एलोकेशन ऑफ क्या? आपका ऑडिट वर्क अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ क्या? टीम। ऑडिट टीम के सदस्यों में काम को बांट देना ही ऑडिट प्रोग्राम है। लेकिन दोस्तों आज हम लोग इसमें और कुछ एक्स्ट्रा बातों को पढ़ेंगे। हेडर आपने क्या डाला था बेटा लास्ट क्लास वाले में? ऑडिट प्रोग्राम इट्स एडवांटेज। बेटा जी मैं ना एक बार, आप सभी बच्चे जरा इधर देखिएगा, एक बार मैं एडवांटेज को सिर्फ हल्के से समझा देता हूं, मैं लिखवा ही दूंगा, लेकिन एक बार मुझे मौका दीजिए कि ताकि मैं इसको अच्छे से सिर्फ एडवांटेज को समझा दूं। सबसे बड़ा जो इसमें टॉपिक है वो यही है। एडवांटेज को जरा गिन के बताइए तो। आपके पास मैं देख रहा हूं बुक सारे बच्चों के पास अब उपलब्ध हो चुका है। कितने लोग मुझे बताएंगे
टोटल जो एडवांटेज दिया है आपके कोर्स में, कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट है। कम से कम 5 पॉइंट तो मैं आपको इजिली अभी का अभी समझा देता हूं, देखता हूं कि कितने पॉइंट्स आपके पास अभी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम बनाने का जो सबसे बड़ा फायदा है ना बेटा, स्टाफ को मिल जाता है क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना बेटा। स्टाफ को टोटल का मतलब टोटल नहीं सोचिए, टोटल मीन्स बोलिए कौन सा? कंप्लीट एंड कौन सा? क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। किनको क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिल जाता है? असिस्टेंट्स को, ताकि वो लोग ऑडिट वर्क को अच्छे से कर सके। यानी एक बार मेरे साथ बताएं, ऑडिट प्रोग्राम बनाने का पहला फायदा, जो छोटू लोग हैं, असिस्टेंट्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, क्या वो लोग बेटा पजल्ड रहेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, या उनको इंस्ट्रक्शन मिल गया? ये इंस्ट्रक्शन कौन दिया? इंगेजमेंट पार्टनर ने। कैसे दिया? बना के, क्या बना के? प्लीज बताइए। ऑडिट प्रोग्राम। बेटा जी कनेक्ट हो जाएंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। एक बार फिर से बताइए क्या कहना चाह रहा है टीचर? सबसे बड़ा फायदा, प्रॉब्लम क्या है बेटा, मैं आपको दिल से बताता हूं बेटे, हम लोग ना थोड़ा बहुत कॉपी चेक करते हैं। अभी ना कोई दूसरी क्लासेस, हम मित्तल कॉमर्स क्लासेस की कहीं और से लेके आते हैं बेटा, है ना। वहां पे जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने आंसर तो लिखा, नंबर कैसे कट गए? सर नंबर कटने का सबसे बड़ा कारण है कि इंस्टीट्यूट को आंसर नहीं चाहिए। मतलब इंस्टीट्यूट हम लोगों को चाहता है कि हम लोग बेटा कहते हैं ना, समझने के साथ साथ उसको बाई हार्ट थोड़ा बहुत क्या करें बताएं, लर्न करें। सर आप लोग तो मैच्योर्ड हैं, आप फाउंडेशन पास होकर आए हैं, हम जहां से पढ़ा के आ रहे हैं बेटा वो फाउंडेशन वाले बच्चे होते हैं, इन्हीं का गुरुग्राम में एक छोटा सा ब्रांच है, उधर से मैं अभी आ ही रहा हूं बेटा जी, है ना, तुरंत उतर के आपकी क्लास में आ जाता हूं। बेटा जी ध्यान दें, आप लोग मैच्योर्ड है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऑडिट प्रोग्राम के फायदे मैं कहूं तो आपको मैं कहूं कि बिना पढ़ाए हुए 5 बताओ तो आप 5 के 5 बताओ, 6 भी बता दोगे, 8 भी बता दोगे। एक दो फायदे आप लोग अपने मन से बेटा गार्गी बेटा आप बताओ। ऑडिट प्रोग्राम में पहले सब लोग एक बार मीनिंग बता दिए। ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ वर्क, किसमें? मेंबर्स ऑफ ऑडिट टीम। साथ साथ उसमें ऑडिट टीम के मेंबर्स को हम ये भी बता देते हैं कि आपको कौन सा आइटम, बोलिए ना मेरे बच्चे, क्या करना है? वेरीफाई करना है। एक बात करूं, जो बच्चे मिस कर गए उनको भी भला, और जो नहीं मिस किए उन सबको तो अच्छा हो जाएगा, दोबारा से हो जाएगा। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑडिट प्रोग्राम के फायदे बताओ, सभी बच्चों से पूछ रहा हूं, एक दो फायदे, इसको छोड़ दो प्लीज, एक दो फायदे तो आप भी बता सकते हो कि कोई काम छूटने का डर नहीं है, कोई काम डबल होने का भी डर नहीं है, और शायद स्टाफ लोगों में झगड़े होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? कम। क्योंकि सबको जैसे मैं बात लीजिए बेटा, आपके 6 पेपर हैं, मैं कभी भी आकर किसी दूसरे पेपर के बारे में कभी कुछ पूछता हूं बेटा? नहीं पूछता ना। ये पूछना एक बहुत अच्छी चीज है बेटा, इससे ना मुझे दूसरे सर के साथ कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता। अगर मान लीजिए कि मैं भी सीए हूं, आप भी सीए, हम सब लोग टीचर हैं, कोई भी कोई सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, वहां तो टीचर में ही क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? कंफ्लिक्ट। सर प्रॉब्लम क्या है? आप लोग बने इसलिए मैंने आपसे पूछा। इसके फायदे आपने जो बोले ना, क्या पता लकली मिल जाए, अदरवाइज इसके फायदे क्या पता कहां से लोग बनाते हैं, और बोलते भी हैं कि बनाना काफी नहीं है, बनाने के बाद ये बोलते हैं कि भाई हमारा ही याद रखो, आप अपना याद मत रखो। तो सर मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, पहला मुझे बताइए, ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहला फायदा होता है मेरे हिसाब से, सीए साहब को हो या ना हो, किसको होता है? असिस्टेंट को मिल जाता है। क्या मिल जाता है बेटा? क्लियर, इसको भी बोलिए, टोटल नहीं, क्या? कंप्लीट एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन इफ द ऑडिटर हैज प्रिपेयर्ड, क्या प्रिपेयर्ड? ऑडिट प्रोग्राम। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, इतना ही पॉइंट चाहिए बेटा जी। दोस्तों समझने के लिए बेटा जी, उसके बाद हमने यहां पे लाइन को आ जाइए, ये देखिए, हमने बेटा ऑडिट असिस्टेंट को क्या किया है बताइए? सेलेक्ट किया। तो सेलेक्ट हमने जो किया है टास्क को या जॉब को परफॉर्म करने, जॉब मींस टास्क ही होगा, वही ऑडिट वर्क को परफॉर्म करने के लिए किस आधार पे? उनकी क्षमता के आधार पे। लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा जो सीनियर हमारे स्टाफ हैं, ऑडिट असिस्टेंट हैं,
जिसको मैं स्टाफ लिख रहा हूं, उनको हम वो काम देंगे जैसे सैंपलिंग करना। सैंपलिंग का मतलब जैसे कितना परसेंट चेक करना है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ये सब काम जनरली किससे करवाना ठीक रहेगा? सीनियर से। और जो एक शब्द और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, टैली करवाना। टैली मतलब 100 परचेज है पूरे साल में, एक बात कर रहा हूं, तो 100 वाउचर से उनको एक एक का डेट, अमाउंट, टैली के डेटा से टैली करवाना, मिलाना, ये सब काम हम किससे भी करवा सकते हैं बताएं? जूनियर लेवल से। कैसे बेटा? जूनियर लेवल से क्यों कराएं? क्योंकि अभी इनको इतना अनुभव नहीं है कि अभी वो क्या कर सके, सैंपलिंग या रेशियो एनालिसिस कर सके। तो आप मुझे बता दीजिए, असिस्टेंट के एंगल से समझा जाए तो पहला हो गया कि ऑडिट प्रोग्राम का पहला फायदा है कि हम असिस्टेंट को दे सकते हैं टोटल एंड कौन सा बेटा? क्लियर इंस्ट्रक्शंस। दूसरा, असिस्टेंट के सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम कैसा सिलेक्शन करेंगे बताएं? रेशनल। रेशनल सिलेक्शन क्या है? जब जॉब और कैपेबिलिटी ऑफ स्टाफ के बीच में मिसमैच हो या प्रॉपर मैच है ना, सिंक हो, सिंक्रोनाइज हो। तीसरी बात बेटा जी, तीसरा जो है ना बेटा, तीसरा है जो आप लोगों ने बोला था, प्लीज आप लोगों ने यही तो बोला था, ऑडिट प्रोग्राम बनाने से किसी काम के छूटने का या किसी काम को जल्दी बोलो, ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब क्या करना? ओवरलुक का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बच्चा नया होता है तो क्या मैं उसको ओवरलुक या इग्नोर कर देता हूं, या मैं क्लास में घुसते ही बेटा एक तरह स्कैन कर लेता हूं कि कौन बच्चा लास्ट क्लास में था या नहीं था? बताएं बेटा, ओवरलुक का मतलब ओवरलुक की चांसेस बढ़ जाएगी ऑडिट प्रोग्राम बनाने से या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसके ओवरलुक का बेटा? कोई भी ऑडिट जो प्रोसीजर है उसके छूटने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। 8 में से बता दीजिए 3 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट बेटा ये फ्यूचर वाला है, प्लीज 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 बता दीजिए। फ्यूचर के आगे के सालों में, आगे के वर्षों में आप जब ऑडिट करने जाओगे तो पीछे के जो आपका फॉर्मेट बना हुआ है, किसका फॉर्मेट बना है? ऑडिट प्रोग्राम का। आपको ये काम करेगा एज अ, जल्दी बोलिए क्या? गाइड। एक बार फिर से बोल दीजिए, यानी ऑडिट प्रोग्राम करंट ऑडिट के लिए ही यूजफुल है या फ्यूचर के ऑडिट प्रोग्राम को बनाने के लिए बेस की तरह यूज किया जा सकता है? बेस की तरह यूज किया जा सकता है। एक लास्ट चीज और बेटा, इन बच्चों को बताया था, जब आपके ऊपर आरोप लगेगा, चार्ज आपके ऊपर लोग इंपोज करेगा, है ना, कि तुमने अपना काम केयरलेसली किया है और मेरे पास प्रॉपर मैनर में बनाया हुआ रिटेन ऑडिट प्रोग्राम होगा, तो जो भी मेरे खिलाफ चार्जेस ऑफ नेग्लिजेंस आरोप लगाया है, मैं चाहूं तो उसको दे सकता हूं कि मैंने कोई नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस नहीं की है। तो मुझे कम से कम 8 में से मेगा डिस्काउंट देते हुए मैंने 4 बोला, बट 4 बेटा आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं, इधर देख के नहीं। आप 4 में से 2 तो असिस्टेंट के लिए प्लीज बता दीजिए, प्लीज। पहला, असिस्टेंट को मिल जाता है, और आइए बहुत अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम बनाने से असिस्टेंट को मिलता है टोटल एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑडिट वर्क। थैंक यू बेटा। दूसरा, असिस्टेंट का सिलेक्शन डिफिकल्ट हो जाता है या आसान हो जाता है? आसान, यानी रेशनल भी हो जाता है। रेशनल कब होता है? जब हम मुंह देकर ऑडिट स्टाफ को काम एलोकेट करते हैं या उसकी कैपेबिलिटी देखकर। कैपेबिलिटी, 2 तो ये हो गए। क्या ऑडिट प्रोग्राम फ्यूचर में, 1 साल का ऑडिट प्रोग्राम फ्यूचर में भी सब्जेक्ट टू सम अपडेशन यूज किया जा सकता है? यानी बेटा जी इंग्लिश में बोलिए और थोड़ा सा प्रोफेशनल, क्या 1 ईयर का ऑडिट प्रोग्राम जो आपका सपोज ये प्रोग्राम है, क्या हम इसको सक्सीडिंग ईयर में एज अ गाइड के रूप में, रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं? और लास्ट, जब आपके ऊपर लगेगा चार्ज ऑफ क्या? नेग्लिजेंस। अब देखो सर, इतनी ज्यादा मतलब एनर्जी इंटेंसिटी चाहिए ऑडिट पेपर में पास होने के लिए, अच्छे नंबर के लिए, कि सर ये जो बातें दिया है, सर कहेंगे सर 4 आप पढ़ाओगे 8 में से तो 2 ही याद रहेगा ना एग्जाम में। मैं ये थोड़े कहा कि मैं सारा पढ़ा दूंगा, पर थोड़ा सा इंटरेस्ट बन गया आपका कि भाई आज की क्लास का जो शुरुआत हो गई वो मस्त तरीके से हो गई। लास्ट बेटा जी, भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे भाई और बहनों, एक और आ जाइए असिस्टेंट वाले पे। सर असिस्टेंट पे तीसरा याद कीजिए। भाइयों, पृथ्वी बेटा, जो छोटू लोग हैं असिस्टेंट हैं, जिनको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, उनसे ना ऑडिट जब खत्म होगा तो हम उनसे साइन भी क्या कर लेंगे? करवा लेंगे। एक बार पढ़िए तो इंग्लिश में सब बच्चे जल्दी बताएं। असिस्टेंट नीड टू पुट देयर क्या बेटा? सिग्नेचर ऑन द प्रोग्राम।
एंड साइनिंग इज नथिंग बट एक्सेप्टिंग देयर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैंने वो काम किया है बेटा जी, इंडिविजुअली मैंने वो काम किया है। और बेटा जी एक चीज और है जो मुझे अच्छा लगता है, फिर से बताएं इसका हेडर प्लीज प्लीज सब लोग बताइए, है ना। ऑडिट प्रोग्राम बनाने से और खास करके साइन कराने से हम ऑडिटर के रूप में अपने बच्चों लोगों का यानी आप लोगों का क्या चेक कर सकते हैं, क्या फिक्स कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मींस जैसे जिसने डेप्रिसिएशन चार्ज किया लास्ट क्लास में बताया था, उसे हमने उसके ऊपर क्या करवा लिया, सिग्नेचर, ताकि वो फ्यूचर में चल के अपनी बातों से मुकर न जाए। लास्ट में बेटा जी ट्रैकिंग बोलिए कौन सा आपका, प्रोग्रेस। सर इधर देख लीजिए, रियल एग्जांपल दे रहा हूं, प्यार से समझिएगा। पूरे ऑडिट प्रोग्राम में 100 काम है, या मिस्टर राम को, मिस्टर राम मेरा स्टाफ है बेटा, राम जी को मैंने 100 काम दिए हैं ऑडिट में, 6 महीने का काम है। और 6 महीने में बेटा जी मैंने राम जी से पूछा कि राम जी 100 चीजों की आपको करनी है, क्या करनी है प्यारे बच्चों, वेरिफिकेशन। राम या मिस्टर एक्स जो है वो मेरा ऑडिट स्टाफ है। समझने के लिए मैंने एक्स से पूछा कि भाई कितने काम हो गए, एक्स ने कहा बहुत हो गए। बोले नहीं बहुत मत बताओ, तुम बताओ 100 काम हमने दिए थे, 100 चीजों का तुमको क्या करना है बताओ, वेरिफिकेशन। ऑडिट वर्क मैंने 100 दिया है एक स्टाफ को, मिस्टर एक्स को, है ना, एक्स को मैंने 100 काम दिया। मैंने बोला भाई साहब 100 में से कितने हुए, बोला जी 100 में से कितना हुआ, सॉरी कितना वेरिफिकेशन अब तक पूरे हुए हैं, 20। अब 20 हुए तो मैं तो समझ गया ना एज अ सीए कि मेरा काम अभी कितना परसेंट प्रोग्रेस में आया है, 20। अगर मान लो बोले 90 काम हो गए, 100 में से 90 की चेकिंग कंप्लीट हो गई, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा जो ऑडिट है वो उसका स्पीड है कंप्लीट होने का, वो कमजोर तो नहीं है। तो आप मुझे बताएं क्या ऑडिट प्रोग्राम बनाने से असिस्टेंट के काम का भी क्या चेक किया जा सकता है, प्रोग्रेस, और हम उसके प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। मान लीजिए 6 महीने में से 4 महीने गुजर गए और 100 काम करने थे, एक मोटा मोटा रफ फॉर्मूला निकाला जाए, 100 काम करने कितने महीने बेटा, 6 महीने में, तो 1 महीने में रफली कितना होगा आपका, 16 पॉइंट समथिंग। 4 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजरे तो 64-65 काम चेक हो जाने चाहिए। 4 महीने में उसने 35 काम चेक किया, 35। तो मैं उसको कहूं भाई बैलेंस 2 महीने का टाइम है, उसमें तुमको अपना स्पीड या अपना आवर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा, ताकि आप अपने काम को, है ना, टाइम पे खत्म कर सके। एक बार और बता दीजिए सर, 4 तो उधर थे, 3 और मैंने जोड़ दिया। अब एक बार लास्ट लाइन कवर कराइए, फिर मैं लिखवा देता हूं। पहला फायदा फिर से बोल दीजिए, किसको इंस्ट्रक्शन देने में मदद मिलती है, इंस्ट्रक्शन कौन देता है बताओ, एंगेजमेंट पार्टनर। किसको देता है, किसके बारे में देता, कौन सा काम के लिए, घर के काम के लिए या ऑडिट वर्क। बेटा जो बच्चे नहीं जानते, ऑडिट में मेनली 2 ही काम होता है, एक को बोलते हैं वेरिफिकेशन, दूसरे को जनरली क्या बोलते हैं, वाउचिंग। आप इन्हीं दोनों को मिला देते हो तो कभी कभी आप इसी को बोलते हो कि ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना। ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर नहीं परफॉर्म करता, दिल से याद रखना। ऑडिटर बहुत ही वो स्ट्रेटजी बनाता है, प्लान बनाता है, प्रोग्राम बनाता है, लेकिन काम खुद नहीं करता, वो काम अपने स्टाफ से करवाता है। अच्छा सर एक छोटा सा पॉइंट और है, आज ही सिखाना है, वो नया टॉपिक है लेकिन समझिएगा। ऑडिट प्रोग्राम या ऑडिट प्रोसीजर, जिस दिन आपने ऑडिट की साइकिल चलाई थी, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके आपको मिल जाता है साइन। साइन का फुल फॉर्म बताएं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और इसी साइन के ऊपर आप बना देते हैं अपना क्या, ओपिनियन। कुछ कुछ याद होगा तो बेटा ये तो मजा आ गया। ये सब 7-8 पॉइंट मैं लिखवा देता हूं, और कुछ बच्चों को मैंने डिसएडवांटेज लास्ट क्लास में ही समझा दिया था, उसको भी मैं इसको लिखवा ही देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे बेटा जी। आइए यहां पे हम लोग एक छोटे से पॉइंट से समझ लेते हैं। साहब आपने शायद 1 और 2 लिख दिया था, नहीं, एग्जाम्पल भी लिख दिया था, ठीक है। ये देखिए एडवांटेजेस ऑफ, देखिए आज ना सब बच्चे आए हैं तो इसका फायदा क्या हो गया कि बेटे ये टॉपिक ही आज आपका मैं जो छूटे हुए सब बैक का भी
जो है वो सब खत्म करा देता हूं। साहब मुझे कीवर्ड चाहिए, आप एक्सप्लेनेशन खुद से कर लीजिएगा। पहला असिस्टेंट वाला 3 बता दीजिए प्लीज। पहला बताइए, टोटल, क्लियर, हाँ मैं इंस्ट्रक्शन लिख देता हूं। बेटा आपको कौन डेवलप कराएगा, मैं ही ना। इसको जरा लिखिए, लिखिए बेटे। मैं बुक खोल रहा हूं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं बुक के बजाय भी आपका उतना समय मैंने यूज कर लिया। आप सब बच्चे पर बताइए, व्हेन, थैंक यू बेटा, कितना सुकून है। व्हेन ऑडिट प्रोग्राम इज, सब बच्चे एक बार बोल दीजिए, इसमें क्या लिखना है। जब ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है तो इंगेजमेंट पार्टनर कैन क्लियरली, बोलिए बेटा क्या, क्लियरली गिव, क्या, हाँ क्लियरली प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू असिस्टेंट्स। मतलब असिस्टेंट को भी फायदा होता होगा, लेकिन ऑडिटर अंकल को यह फायदा है कि उनको ना काम बांटने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सिलेक्शन ऑफ क्या, स्टाफ। और तीसरा फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टाफ, मत बोलिए, बुक में जो लिखता है वही असिस्टेंट। तो रटने का तरीका क्या हुआ, 3 तो असिस्टेंट के एंगल से लिख देना है, एक फ्यूचर के लिए लिख देना है, फ्यूचर के गाइड की तरफ पीछे का ऑडिट प्रोग्राम यूज किया जा सकता है, एक प्रोग्रेस को क्या करने के लिए, मॉनिटर के लिए, एक चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस को डिफेंड करने के लिए। इतने याद रहेंगे, 4-5 अगर भी हो जाए तो आपका काम चल जाएगा। और बेटा एग्जाम में खूब आता है कि ऑडिट प्रोग्राम बनाना जरूरी नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं? आप क्या लिख के आएंगे एज पर एसे, क्या लिख देंगे बताइए? 300 है ना, 300 इट इज नॉट नेसेसरी या इट इज बेनिफिशियल? इट इज बेनिफिशियल टू मेक ऑडिट प्रोग्राम इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ बिग कंपनी। छोटी कंपनियों में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा। जहां पे राजीव सिंह खुद ही सीए है और खुद ही जाके ऑडिट करता है, प्लीज बताएं, तो यहां पे कोऑर्डिनेशन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आप बड़े सीए है और आपके नीचे 50 लोगों का टीम है ना, तो उनके कौन कौन सा काम करेगा इसका क्लियर आपको रिटेन प्रोग्राम बनाना चाहिए। इससे आपको प्रोफेशनल लोग कहेंगे। सही बात है बेटा। यहां पे टोटल एंड क्या लिखा आपने, क्लियर इंस्ट्रक्शन। यस बेटा, एक सिर्फ समझाने के लिए, ऑडिट प्रोग्राम हेल्प द ऑडिटर जी बेटा, ऑडिट प्रोग्राम हेल्प द ऑडिटर to give total clear instruction। सही बता रहा हूं बेटा, आप थोड़ी सी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कीजिए एज ए स्टूडेंट, है ना। आपको यहीं पे सारा का सारा अस्मित बेटा याद भी हो जाएगा। ऑडिट प्रोग्राम छोड़ दीजिए उसको, ऑडिट प्रोग्राम है, छोड़ने सोने दो, सो बेटा आराम से। हाँ ये कर कुछ तो वसूल करो, और क्या है कि नहीं। देखो बेटा भाई, जीवन में कुछ तो वसूल होना ही चाहिए। बट लड़का रेगुलर है बेटा, जोक से पार्ट। ऑडिट प्रोग्राम हेल्प द ऑडिटर टू गिव टोटल एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू बेटा जी, टू असिस्टेंट। सही बता रहा हूं बेटा, ऐसे ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दूसरा, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ, अच्छा सर असिस्टेंट खुद ही आपस में काम बांटता होगा या सीनियर? कौन है सीनियर? थोड़ा जोर से बोलिए। ईपी, इंगेजमेंट पार्टनर। ऑडिटर बोल दीजिए ना सर, नहीं दिक्कत हो रही तो ऑडिटर। तो बेटा ऑडिटर काम कैसे बांटता है, उनके देखिए बेटा, क्या देखकर बताइए, कैपेबिलिटीज, जिसको जिस तरह का अनुभव हो, जिसमें जिसका इंटरेस्ट हो। सर नहीं तो बेटा काम ही नहीं बंटेगा, तो कोई सब आदमी एक ही काम करेगा, कभी ऑडिट कंप्लीट नहीं होगा। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ स्टाफ ड्यू टू इंस्टीट्यूट को बेटा पूरा आपको रट्टू तो नहीं बनाना,
लेकिन कम से कम उसको लगता है कि यार कम से कम मेरे कुछ पॉइंट्स तो लिखो, मैं नंबर किस पे दूं, हेडर भी तो मिलवाओ, कुछ भीतर की बातें अपनी लिख दो। ड्यू टू ऑडिट प्रोग्राम selection of audit staff, assistant, becomes easy and rational to match the work with capability of the staff. अकाउंटेबिलिटी, आपके बुक के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आखिरी में बेटा ऑडिटर को अपने 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 स्टाफ लोगों से क्या करवाना चाहिए, जल्दी बोलिए, साइन करवाना चाहिए, ताकि कल को मॉनिटर किया जा सके किसने कौन सा काम किया है। Since the assistant are required to sign on the अच्छा बेटा, ऑडिट प्रोग्राम जैसे होता होगा तो 50 स्टाफ है, तो हमको लगता है सबको दो दो पन्ने बांट दिए जाते होंगे, जो काम जिससे क्या होगा बताओ, रिलेटेड होगा। नहीं, मान लीजिए 50 स्टाफ है, 1000 चीजें चेक करना है, तो ऑब्वियसली हम लोग बांट देते होंगे कि 1000 डिवाइडेड बाई 50 कर दो, एक स्टाफ इतने काम चेक करेंगे, है ना बेटा। तो कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ दो, लेकिन तुम जो पन्ना तुमको दिया गया है उसको चेक करो कि तुम्हारा जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव है इस काम के लिए, चेकिंग करने के लिए, वो काम तुम कर पा रहे हो कि नहीं। टू साइन ऑन द ऑडिट प्रोग्राम which helps in fixing of responsibility। इसी तरह से आगे की बात करते हैं, डी नंबर। आज ऑनलाइन वाले बच्चों का भाई साहब ऑन नहीं किए हैं क्या? नहीं, उन्होंने कर दिया होगा, हम ही नहीं देख पाए। मुस्कान, शिखा, स्पर्श, स्तुति जी। चलिए डी पॉइंट बेटा जी असाइन ओ हो गया हमारा खत्म, असिस्टेंट वाला। एक आधा और बता दीजिए, कंट्रोल द प्रोग्रेस। बेटा जी किसको ऑडिट वर्क के प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद मिलेगी? ऑडिटर को, है ना बेटा जी। ऑडिटर कैन ट्रैक द, अच्छा ये बच्चे लोग इतने सीधे हैं कि आज हमने इनको ऑनलाइन में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं भेजा तो इन्होंने भी हमको नहीं भेजा। ये तो गलत बात है जी शिखा जी। चलिए कोई नहीं, अभी सवाल का जवाब दीजिएगा। ऑडिटर कैन ट्रैक द, ऑडिटर कैन ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क being done by ऑडिट स्टाफ। अब अपने माइंड पे जोड़ के डाल के बोलिए बेटा, 8 में से 7 तक कर सकते हैं आप। कोई वही बच्चा बोल सकता है गाइड फॉर, चलो सबको याद हो गया, गाइड फॉर सक्सीडिंग ईयर ऑडिट
लेकिन क्या बेटा एकदम अंधे की तरह उसी पुराने ऑडिट प्रोग्राम को, बेटा क्या पुराने ऑडिट प्रोग्राम को चारू बेटे क्या एज इट इज यूज करना चाहिए या अपडेट करना चाहिए? ये सब के ऊपर टॉपिक है आपके कोर्स में, मिसलेनियस में पढ़ा रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन मत डलवाइए। एफ 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 चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस, चलिए कम से कम एक लाइन तो अच्छे से बोला आपने। ऑडिट चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस में ऑडिट प्रोग्राम कैन बी यूज्ड एज डिफेंस, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। व्हेन, अच्छा बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक ऑडिटर ने ऑडिट प्रोग्राम ओरली बनाया, एक बात करो, या पुराने साल का ऑडिट इस प्रोग्राम इस साल भी ऑडिट इस साल भी सेम क्लाइंट के लिए यूज कर लिया, जबकि क्लाइंट के नेचर और बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल में काफी चेंज था, तो क्या तब भी वो नेग्लिजेंस के लिए गुनाहगार नहीं होगा या तब हो जाएगा? अच्छा कब नहीं होगा? जब मैं हर साल का ऑडिट प्रोग्राम अपडेट करता हूं, प्रॉपर बनाता हूं। ओरल तो कभी नहीं बनाया मैं, हर चीज को कैसे लिख कर। व्हेन चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस is imposed upon auditor, प्यारे बच्चों और बच्चियों 8 है, 6 तक हो गए, बिना किताब देखे हुए बताइएगा। अब कौन सा हमारा छूट गया? मॉनिटर, नेक्स्ट भी हो गया, ये भी हो गया, गाइड और लिख दिया ना, गाइड फॉर, क्या बेटा लेस चांसेस ऑफ इग्नोरिंग सम आइटम या मोर चांसेस? लेस। कब? जब हमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया। बहुत अच्छे बेटा, लेस चांसेस ऑफ, अभी एक और छूट गया, ऑफ इग्नोरिंग या ओवरलुकिंग। ओवरलुक का मतलब अनदेखा करना है ना बेटा, इग्नोर करना। लेस चांसेस ऑफ इग्नोरिंग या क्या? ओवरलुकिंग द ऑडिट वर्क। एच पॉइंट लास्ट बता दीजिए, कोई और सोचिए। 8 है कम से कम, है ना, एक आधा एग्जाम में भूल भी जाए तो 6 तो रहेगा ही दिमाग में। कौन सा छूट रहा है देख लीजिए आप लोग, अपनी बुक खोलिए, मैं तो नहीं खोल रहा बुक। मॉनिटरिंग हो गया बेटा, कंट्रोल द प्रोग्रेस भी हो गया, चेक करिए, सारे हो गए, एक रह रहा है। देखिए कौन सा बी पॉइंट बच्चे बता रहे। अच्छा ये नहीं पढ़ा पाया टीचर। टोटल, अच्छा बेटा टोटल से भी याद कर लो, टोटल 2 बार आ गया, इस सेकेंड वाला याद करना बेटा। इट इज एसेंशियल पार्टिकुलरली फॉर मेजर ऑडिट टू प्रोवाइड टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी प्रोवाइड, सॉरी परफॉर्म। कोई नहीं, ये बेकार का था, लेकिन लिख दीजिए, छोड़ना नहीं चाहिए ना सर। टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिट वर्क। टोटल पर्सपेक्टिव, कुछ नहीं बेटा जी, आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों। एक शब्द होता है बर्ड्स आई व्यू। क्या होता है बर्ड्स आई व्यू बेटा? जैसे कोई पूरे कोर्स का जो भी आपका वेटेज है, टीचर ने एक स्लाइड पे, एक ही पन्ने के स्लाइड पे एक बार आपको यहां पे डिस्प्ले कर दिया, तो उससे क्या पार्ट पार्ट व्यू मिला आपको। पर्सपेक्टिव मतलब व्यू बेटा, है ना। ऑडिट वर्क का स्कोप भी समझने में मदद करता है ऑडिट प्रोग्राम। तो क्या बेटा,
ये जो ऑडिट प्रोग्राम बनता है, जैसे मैंने बोला कि 1000 काम करने हैं, 1000 तरह के ऑडिट, बोलिए क्या काम करने हैं बेटा, ऑडिट वर्क करने हैं। और हमारे पास स्टाफ कितने हैं बताएं, 50 थे। तो आप इसको काट पीट के देखेंगे तो एक स्टाफ रफली, मतलब एक एवरेज बता रहा हूं, 20 तरह का काम करेगा, है ना। ऐसे तो उसको 20 पेजेस, 20 तरह के काम का ये पेज थमा दिया जाएगा। बट ऑडिटर को ना बेटा, ऑडिटर को पता है कि हमको एक स्टाफ के काम अच्छे करने से बात बनेगी नहीं, हमें तो कितना टाइम पे खत्म कराना है बताए, 1000। तो यहां पे लिख दीजिए, फालतू का है, ऑडिट प्रोग्राम गिव्स बर्ड्स आई व्यू। सर बर्ड्स आई व्यू एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जहां पे कहते हैं ना कि आपने गागर में सागर को भर दिया, आपने बहुत सारी चीजों को एक मास्टर चार्ट के थ्रू दिखा दिया कि भाई ये हमारा पूरा ऑडिट है ना बेटा। तो ऑडिट प्रोग्राम को इस मतलब एक दिशा निर्देश के लिए भी यूज किया जा सकता है कि हमको पूरा काम करना क्या है। बर्ड्स आई व्यू लिखिए यहां पे बेटा, बर्ड्स आई व्यू मतलब समराइज्ड व्यू ऑफ स्कोप ऑफ टोटल ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट। बेटा जी ये तो लास्ट क्लास की बातों पे ही हम लोग रुके हुए थे, आपने 3rd पढ़ा, अब आ जाइए 4th में, शायद इसी में क्वेश्चन था, दूसरा वाला भी पार्ट, ऑडिट प्रोग्राम की लिमिटेशंस। बेटा एक क्वेश्चन है, जरा आप लोग बताइए तो, 2023 में आया हुआ है ना बेटा जी, नवंबर में। क्वेश्चन है बेटे, ऑल दो ऑडिट सफर्स फ्रॉम वेरियस लिमिटेशंस इट हैज सम एडवांटेजेस ऑल्सो, कॉमेंट। तो इसमें क्या आप लिखेंगे, लिमिटेशंस लिखेंगे, एडवांटेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, कह रहा है कि बेटा ऑल दो ऑडिट प्रोग्राम सफर्स फ्रॉम वेरियस, क्या आपका, लिमिटेशंस, इट ऑल्सो हैव सम एडवांटेजेस। तो आप क्या लिखेंगे? मेरे हिसाब से तो सिर्फ एडवांटेज नहीं, दोनों नहीं है, एक क्वेश्चन है मैं आपको कराता हूं, दोनों के बजाय खाली फिर क्या लिखना होगा, एडवांटेजेस। 4 नंबर 5 नंबर का आया था ये, लिमिटेशंस के बदले आप यहां लिखिए डिसएडवांटेज। अब बेटा ऑडिट प्रोग्राम में 2 क्वेश्चन और बाकी लग रहे हैं बेटा। हाँ ईसा, एक तो ये एक पॉइंट है, सब बच्चे जरा सुनेंगे, एक तो डिसएडवांटेज, ये तो बहुत सिंपल है। एक बेटा है कि ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान ऑडिटर को रखना चाहिए, है ना। तो एक तो वो क्वेश्चन रह रहा है, और एक मिसलेनियस टाइप का है कि ऑडिट प्रोग्राम की जो कमियां हैं, इन कमियों को दूर कैसे किया जाए। तो पहले तो पता कर लेते हैं कमियां क्या क्या है, लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। हाँ बच्चे, ये लड़के का नाम संगमेश भाई, रेडी साहब, हाँ रेडी याद कर लेते, रेडी बेटा, आर यू रेडी? बोला यस सर, आई एम ऑलवेज रेडी, बाय बर्थ रेडी। हाँ संगमेश इधर देख, डिसएडवांटेजेस में कितने थे, 4 पॉइंट्स थे। चलो बेटा आ जाओ बच्चों, पेयर बना बना के याद करेंगे, 4 पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिए 4 पॉइंट्स थे, और हमने अभी पेयर बना बना के इन चारों को याद करा देता हूं बेटा जी। पहला पेयर याद करें, ऑडिट प्रोग्राम बनाने, पहले बताओ सब बच्चे, ऑडिट प्रोग्राम बनाता है तो ऑडिटर क्लियर सेट ऑफ किसको दे देता है बेटा, इंस्ट्रक्शंस। किसको दे देता है जल्दी बताओ, असिस्टेंट। अच्छा एक चीज बताओ, हाँ छोटू को सारे इंस्ट्रक्शंस दे देता है। सारे इंस्ट्रक्शन देने के फायदे तो हैं, लेकिन नुकसान भी है कि छोटू को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। काम जो है एक तरह से, जल्दी बोलो कैसा हो जाता है, मैकेनिकल।
है ना। मैं क्या करने, ऐसे नहीं एकदम रोबोट की तरह ऐसे हाथ चला चला के करने वाला हूं बेटा जी। हाँ देख रहे लड़का भाई, अच्छा कर रहे हो तुम, ग्रेट ग्रेट आर्टिस्ट, है ना। ये पृथ्वी भाई कह रहे हैं काम जो है बेटा, ऑडिट वर्क, सुनिए बेटा, ऑडिट वर्क बिकम्स, क्या बिकम्स, जल्दी बोलो, मैकेनिकल। कब कब बेटा, जब ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर ऑडिट प्रोग्राम। बहुत अच्छा बेटा, है ना। दूसरा, जो मैकेनिकल चीजें होती है वो क्या होती है, रिजिड, पक्का ना। अलार्म जो आपने लगाया है कि सुबह 6 बजे जगना है ना, और आपको नींद और आ रही है, फिर भी उसको कोई इमोशन नहीं है, वो 6 मतलब 6 बजे ही बजेगा। आप जैसे पेरेंट्स को आप बोलें कि भाई जगा देना, तो पेरेंट्स को लगता है कि चलो लेट नाइट पढ़ाई किया है तो थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा भी सो ले। इंसान तो माफ कर देता है, मैकेनिकल चीजें ऐसे याद रखो बेटा। सुनो बच्चे, 4 है ना, 2 का पेयर याद करो। ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग करने से ऑडिट वर्क कैसा हो जाता है, मैकेनिकल। मैकेनिकल चीज कैसी होती है, जल्दी बोलो, रिजिड। रिजिड का मतलब है ना, आप उसको जनरली चेंज ऑन करते नहीं है। जबकि आगे मैं बताऊंगा बेटा, बच्चों आगे बताना है कि ऑडिट प्रोग्राम की यूटिलिटी को बनाए रखने के लिए समय समय पे हमें ऑडिट प्रोग्राम को रिजिड नहीं, मेरे बच्चे ऑडिट प्रोग्राम को रिजिड नहीं कैसा बनाना चाहिए, फ्लेक्सिबल। खैर अभी तुम लोग कमियां निकाल रहे हैं तो सर 2 बार याद कर लीजिए, और ये था इनइफिशिएंट और एक था इफिशिएंट। बेटा जी चलो बेटा, खुश होकर पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। एक बार 4 है, 4 में से 2-2 का पेयर बना के बताइए। पहला, ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कंडक्ट करने से ऑडिट वर्क कैसा हो जाता है, जो भी मैकेनिक होता है, मशीन होता है, वो कैसा होता है, रिजिड होता है या फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड होता है। अच्छा तीसरा बताए, मशीन फ्लेक्सिबल नहीं, इनफ्लेक्सिबल। ओके बेटा जी सुने, इनएफिशिएंट असिस्टेंट ये कहेगा कि भाई आपने जो कहा था, किसमें, ऑडिट प्रोग्राम में, आपने जो हमसे कहा था हमने उतना ही किया, हमने अपना दिमाग नहीं लगाया, गलती हुआ, इसमें आपकी गलती है कि आपने ऑडिट प्रोग्राम अच्छे से डिटेल्ड में बनाया नहीं था। और जो आप जैसा मेहनती लड़का होता है वो क्या बोलता है, जब सब कुछ सर ही बता देते हैं, अरे बोलो ना बेटा, तो हमें अपना दिमाग लगाने का कोई स्कोप ही नहीं बचा। समझ रहे हैं बात। तो आप मुझे इन 4 पॉइंट को थोड़े से हेडर वाइज, जैसे आपको मैं लिखवाता हूं, मेरे को खाली कीवर्ड बोल दीजिए और आप अपने से लिखिए, मैंने सामने रख दिया है। पहली बार मैं आपको मौका दे रहा हूं कि थोड़ा आप भी कुछ करके दिखाइए। चलिए हेडर आपके सामने मैं हिंट दे देता हूं। पहले का हेडर क्या होता है, पूरा हेडर अच्छे से बने, ऑडिट वर्क बिकम्स क्या, मैकेनिकल। दूसरा, ऑडिट वर्क बिकम्स रिजिड। तीसरा है ना, प्रोटेक्शन फॉर, बोलो क्या, इनएफिशिएंट असिस्टेंट। और लास्ट में किल द इनिशिएटिव। चलो एक बार लिखो, बच्चे बड़े बोलते रहते हैं कि सर हमें भी मौका दो, एक बार हम लोग लिख के दिखाते हैं। मैं 2 मिनट के लिए चुप हूं बेटे, 2 मिनट में चुप हूं, जरा लिख के दिखाइए, ये आप ही को लिखना है। मुस्कान बेटे, स्पर्श, शुरू हो गए आप लोग। यहां पे लिखना है बेटा 4 पॉइंट्स। पहली बार मैंने आपको एक चांस दिया है, लिखिए टूटी फूटी भाषा में जो आपको समझ में आता है। हाँ और क्या, चलिए मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए थोड़ा ऑनलाइन वाले बच्चों से बात करता हूं। कोशिश करिए बेटा, कम से कम नहीं हो रहा है तो हेडर डाल दीजिए, करिए बेटा। लिखो बेटा,
हेडर डाल दीजिए, कम से कम चारों के हेडर डाल दीजिए, एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। सर पहले में एक वर्ड का ही हेडर डाल सकते हैं, मैकेनिकल, दूसरे में रिजिड और इनफ्लेक्सिबल, तीसरे में इनइफिशिएंट असिस्टेंट, चौथे में किलिंग इनिशिएटिव ऑफ इफिशिएंट असिस्टेंट। ज्यादा जरूरत है ही नहीं। ज्यादा जरूरत है ही नहीं बेटा इसमें। सर बुक नहीं है तो यहां पे है सर, आप खाली हेडर भी लिख लेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। मैं नीचे के पॉइंट्स खुद से लिखवाऊंगा, आप खाली हेडर डाल दीजिए। हो गया बेटा जी। एक लास्ट पैरा है, ये मैं आपको समझा देता हूं। एक बच्चे ने, हमारे स्पर्श जी ने ऑनलाइन ही चैट में लिख के भेज दिया है, थैंक यू स्पर्श। ओके, अब एक छोटा सा पॉइंट बता दीजिए पृथ्वी बेटा, हो जाए। हो गया सारे बच्चों जी? मेरे बच्चों इस पैराग्राफ का खाली मतलब बताएं। ये चारों कमियां, ये जो चारों डिसएडवांटेज है, क्या इसको एलिमिनेट यानी खत्म किया जा सकता है? खत्म करने के लिए कुछ काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो नहीं मैं कहूंगा आईसीआई के अनुसार। सबसे पहले बेटा जी, सबसे पहले है ना बेटा, सबसे पहले ऑडिटर को भर दिन एसी रूम में बैठना और ऑफिस में बैठना नहीं चाहिए। एक शब्द होता है बेटा ऑन साइट, एक होता है ऑफ साइट। ऑडिट में दो शब्द यूज होते हैं बेटा जी। ऑन साइट और ऑफ साइट का क्या मतलब है? जैसे आप सभी बच्चे क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, ये ऑन साइट है ना। इमोशंस और जो भी है ना बातें हैं, सब एक अलग ही माहौल होता है। अच्छा, जो बच्चे घर पे बैठे हैं वो भी अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए मैं एक शब्द यूज करूंगा, बोलिए कौन सा? ऑफ साइट। तो सबसे पहला काम है ऑडिटर अंकल को थोड़ा बहुत सुपरवाइज करना चाहिए उन ऑडिट वर्क को जो कैरी करा जा रहा है, किसके द्वारा? असिस्टेंट। जैसे मैंने आपको लिखने के लिए बोला, तो मुझे एक दो बच्चों का सैंपल बेसिस पे कॉपी मंगा के क्या कर लेना चाहिए? चेक। इससे क्या होगा कि जो बच्चे नहीं लिखे उनको भी डर लगेगा कि भाई हमें भी लिखना है, नहीं तो ये तो कहीं से भी किसी की कॉपी मांग लेता है। तो प्लीज बताएं, क्या जो ये डिमेरिट्स है ये अनक्यूरेबल है या क्यूरेबल है? क्यूरेबल है, खत्म किया जा सकता है। पहला काम, थोड़ा सा सुपरवाइजरी रोल बढ़ाना चाहिए। किसको बढ़ाना चाहिए सर? ऑडिटर को। किसके काम को सुपरवाइज करते रहना है, जल्दी बताइए जी। दूसरा एक शब्द होता है रिसेप्टिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द क्या? असिस्टेंट। बिल्कुल टीचर जैसा। आप कोई सवाल मेरे से पूछे, बोले बैठो चुप हो जाओ, सर क्या ये रिसेप्टिव एटीट्यूड है या रिजेक्टिंग एटीट्यूड है? रिसेप्टिव का मतलब आपने कोई सवाल पूछा तो मुझे ना उसको ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि मैं आंसर देना तो बात की बात है, पहले आपको ना इंटरेस्ट लेना चाहिए। जो आपका सबऑर्डिनेट आपको कुछ कह रहा है, आप इसको ये मत बोलिए अभी तुम सीए नहीं बने हो, तुम क्या हमें बताओगे। इस तरह का एटीट्यूड नेगेटिव है, तब तो बेटा ऑडिट प्रोग्राम के नुकसान बिल्कुल होंगे आपको। प्लीज बता दीजिए। पहला सुपरवाइजरी रोल बढ़ाना है। दूसरा आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। कहते हैं ना क्लोज माइंड, क्लोज माइंडेड या ओपन माइंड। हु इज रिसेप्टिव? रिसेप्टिव का मतलब जो मान चुका है, या जो हकीकत को या प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उसको, जो रियलिटी है उसके लिए आंखें बंद कर लिया है, आंखें खुला रखा है जी। रिसेप्टिव का वही मतलब। उसके अलावा बेटा जी आप अपने असिस्टेंट को कहिए कि बेटे हम तुमको कंप्लीट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए, फिर भी बेटा फिर भी तुम्हें अपना काम कैसे करना है? ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली मतलब जल्दी बोलो,
इंडिपेंडेंटली, यहां पे इंडिपेंडेंटली काम करना है, ऑनेस्टली काम करना है। और कोई भी तुम्हें ऑडिट के दौरान कोई भी तुम्हें सिग्निफिकेंट मैटर तुम्हारे नॉलेज में आता है, तुम उसको इग्नोर मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? ऑडिटर, कि तुम या तो मुझे बताना या हो सके तो तुम्हारे ऊपर जो इमीडिएट सुपरवाइजर, जो तेरा सीनियर है, उसको बताना। सर एग्जाम में आपको जानकर अच्छा लगेगा, ये 4 नंबर पूरे के पूरे आप ले सकते हैं अगर लास्ट वाले लाइन को लिख दे तो। मैं लिखवा देता हूं, आप मुझे बताएं क्या डिसएडवांटेज नहीं खत्म हो सकता या हो सकता है? 3, कम से कम 4 भी नहीं, आप 3 ही बता दीजिए। 3 कारण, 3 तरीके बताइए। पहला, कौन सुपरवाइज करेगा? किसके काम को सुपरवाइज करेगा? ऑडिटर सुपरवाइज करेगा। ऑडिट वर्क, हाँ, असिस्टेंट द्वारा परफॉर्म किए गए। और बच्चा लोग ऑडिट वर्क भी बोल दो, थोड़ा देर के लिए बोल दो भाउचिंग एंड क्या वेरिफिकेशन। कौन भाउचिंग? क्या सीए खुद भाउचिंग वेरिफिकेशन करता है या करवाता है? छोटू लोगों से तो छोटू लोगों को हम सुपरवाइज भी करते रहेंगे। हम भी कभी कभी ऑडिट के क्लाइंट के यहाँ जाएंगे और बच्चों से पूछेंगे बेटा कोई यहाँ दिक्कत तो नहीं है। दूसरा बताइए, दूसरा पॉइंट, दूसरा बेटा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? रिसेप्टिव। आपने कोई मुझे सजेशन दिया कि सर आप ऐसे करोगे ना तो सर हमारा कोर्स थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, तो क्या टीचर को सीधा उसको इग्नोर कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए या कंसीडर करना चाहिए? चल वो तो मजाक किया, कंसीडर करना चाहिए। तीसरी बात, मुझे बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि भाई कोई भी बात जो मेरे से छूट गया हो क्लास में, आप भी मेरे नॉलेज में जरूर ले आइए ताकि मैं उसको भी कवर अप करा सकूं। बेटा जी इसके बाद ये सब आ गया, ये फालतू के केस स्टडी और क्वेश्चन आ गया, लेकिन पीछे हम लोगों ने 1-2 टॉपिक छोड़े हैं इंपोर्टेंट जी। ये खाली बता दीजिए, 4 पॉइंट्स तो हो गए हैं, लिखिएगा 4 पॉइंट्स के नीचे। दीज जी अजय बेटा 2 घंटे की क्लास में आप 2 बार बाहर जाएंगे जी। हाँ, तो कोई नहीं होता है बेटा, लेकिन अभी तो उम्र आपकी जी। हाँ, रिसेप्टिव का मतलब ओपन टू आइडियाज। हाउएवर दिस डिसएडवांटेजेस कैन बी एलिमिनेटेड। अच्छा, पहली बार बेटा ऑडिट में एलिमिनेटेड शब्द आ रहा है, नहीं तो हम लोग कहते थे कि एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप खाली उसको रिड्यूस कर सकते। लिखा है एलिमिनेटेड बाय supervising the work of assistants being receptive to ideas of assistants और तीसरा encouraging assistants to सर नॉट शेयर या शेयर significant matters to बेटा कोई ऑडिट के दौरान आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात पता चलती है तो आपको उसको अपने तक ही सीमित रखना है या शेयर करना है? किसको? ऑडिटर के से पहले भी कोई होता है, सुपरवाइजर ऑब्लिक ऑब्वियसली जो आपने बोला प्रिंसिपल बोले तो बिल्कुल वही ऑडिटर। भाइयों ऑडिट प्रोग्राम के ये सारे बातें आपको अच्छा लगा। ऑडिट प्रोग्राम में जैसा कि मैंने बोला था कि 2 और टॉपिक रह गए। एक तो ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दूसरी बात बच्चों कि
क्या एक ही ऑडिट प्रोग्राम जन्म जन्म तक चलाते रहें, क्लाइंट टू क्लाइंट चलाते रहें? तो ये सब चीजें ना ऐसे 300 हमें थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता है। ये तो हल्का टॉपिक है मेरे बच्चे, कोई ऐसी चीज है नहीं जो मैं समझाऊं और आपको समझ में ना आए। सर इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट का जवाब दे दीजिए प्लीज बच्चों, इसका प्लीज जवाब दीजिए सब भाई बहन। थोड़ा सा आज लाइबिलिटी स्वीकारिए जी। कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिंग, किसको कंस्ट्रक्ट करने बैठे हम लोग? ऑडिट प्रोग्राम को। प्लीज 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 बताएं, ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करना किसकी ड्यूटी है? क्लाइंट के स्टाफ का या ऑडिटर का? इतना तो क्लियर है, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान ये सब बनाना स्टाफ की भी ड्यूटी नहीं है, मैनेजमेंट का नहीं, एंटिटी का नहीं, हमारे भी स्टाफ की ड्यूटी नहीं। सब बनाने का काम मेरा है, मैं सीनियर हूं, हाँ मैं आप लोगों से आइडियाज ले सकता हूं। अब सवाल उठता है कि ऐसे 300 कहता है कि अगर आप ऑडिट प्रोग्राम अच्छा वाला बनाना चाहते हैं तो 6-7 बातों को दिमाग में रखिए। जैसे आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं बेटा, यहां पे ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल चीजों से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। इस लाइन का खाली हमको मतलब बताइए। फॉलोइंग क्या है बेटा जी? पॉइंट शुड बी क्या लिखा? केप्ट इन माइंड व्हाइल, जी बेटा, व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग क्या बेटा? प्रोग्राम। बेटा जी ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय कितनी बातों को ध्यान में रखना है? ये देखिए कितनी बातों को? 7। बेटा आप लोग गेस करके नहीं, दिल से बताइए, ऑडिट प्रोग्राम ओरल बनाना चाहिए या रिटन? थैंक यू बेटा। दूसरा मैं बोलता हूं जो आपको नहीं पता, ऑडिट प्रोग्राम बनाने से पहले आप प्लीज, आपको जो क्लाइंट ने काम सौंपा है यानी ऑडिट का जो स्कोप है, सपोज मुझे खाली कहा गया है रिलायंस होल्डिंग, रिलायंस का ऑडिट करने के लिए, उसकी 50 सब्सिडियरीज हैं, मुझे कहा गया वो सब तुम्हारे स्कोप में नहीं है, तो क्या मैं उस 50 सब्सिडियरी के लिए अपना दिमाग खराब करूं, ऑडिट प्रोग्राम बनाऊं? बताएं बेटा, ऑडिट प्रोग्राम दायरे में रह के बनाना है। जो अच्छा स्कोप ऑफ ऑडिट और जो लिमिटेशंस आपके क्लाइंट ने आपके ऊपर लगाया है, उस लिमिटेशंस को ध्यान में रख के ऑडिट प्रोग्राम बनाइए, नहीं तो फिर ऑडिट प्रोग्राम का फायदा नहीं है। जी बेटा एक बार मुझे बता दीजिए, 7 में से 2 तो आपको मैंने ऐसे ही बता दिया। सबसे पहला, खुश होके बताइए, ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय ऑडिटर को, बेटा जी ऑडिटर को स्कोप देखना चाहिए। किसका स्कोप? ना ना ना, आवाज कम हो गई। किसका स्कोप देखना चाहिए? ऑडिट असाइनमेंट। अरे बोलो ना बेटा, मुझे कहा गया ब्रांच का ऑडिट करो, सिर्फ मुझे कहा गया रिलायंस की कोई ब्रांच है लक्ष्मी नगर में, सिर्फ उसी का ऑडिट करना है, तो क्या मैं ऑडिट प्रोग्राम पूरे रिलायंस के ऑडिट के लिए बनाऊं या जो मेरे को स्कोप दिया गया है? ऐसे आप लोग खुश होकर बताइए, स्कोप ऑफ ऑडिट शायद आपको ऑडिट किससे भी पता चल सकता है? बताओ, इंगेजमेंट लेटर से कि मुझको क्या करना है। तो सर पहला टिप्स बताइए, अच्छा ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट करने का पहला टिप्स है, ऑडिटर शैल स्टे विद इन, बता बेटा, ऑडिटर को अपने दायरे में रहना है। किसके दायरे में रहना है बताओ? असाइनमेंट के स्कोप और असाइनमेंट जो दिया गया है आपको ऑडिट असाइनमेंट, उसके ऊपर जो लिमिटेशंस अगर कुछ लगाया है, लिमिटेशंस मतलब लिमिटेशंस ही तो है कि आप हमारे डेटर से कंफर्मेशन नहीं ले सकते, अगर लेना है तो आप डायरेक्ट डेटर से मत बात कीजिए, आप हमसे बात कीजिएगा, क्लाइंट ने ऐसा कह दिया है। तो मैं ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय यही लिख दूंगा कि भाई आपको कोई भी चीज कंफर्म करना है तो आप डायरेक्ट थर्ड पार्टी से मत कंफर्म करो, आप सीधा सीधा किससे कंफर्म करो? उसको एंटिटी से जिसका ऑडिट कर रहे हैं। तो एक बार अच्छे से मुझे बताएं, ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय पहला जो समस्या पहला जो टिप्स है टीचर के थ्रू, पहले बताएं ऑडिट प्रोग्राम ऐसा हो जो ऑडिट असाइनमेंट के किसके भीतर हो बेटा? स्कोप एंड लिमिटेशन। बेटा जी मैं पढ़ाता हूं आपको, तो मेरा अभी एक पढ़ाने का क्या हो सकता है? स्कोप और लिमिटेशंस। 5 बजे है सर, उसके बाद तो मैं नहीं पढ़ा सकता, वो क्या हो गया मेरे ऊपर? लिमिटेशंस। एक बात करो, मैं और सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर सकता या किसी भी तरह का कोई बात नहीं कर सकता, सच्चाई बताऊं सर, दीज आर क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू द टीचर कि आप
क्लास में जाते हैं तो आप 2 घंटे पढ़ाने पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातें नहीं साहब। दूसरा मुझे बताएं, दूसरा हमेशा एक टिप ये याद रखिए कि ऑडिट प्रोग्राम जब भी बनाए ओरल मत रखिएगा। कैसा रखिएगा? रिटन। रिटन का मतलब डॉक्यूमेंटेशन करके रखना है। अरे बोलो ना बेटा जी, हाँ है ना। चलिए, तो 7 में से कम 2 तो बता दो भाई। मैं 3 बार बोल दिया, आपने 1 बार भी नहीं बोला। अभी क्या पढ़ा रहा है टीचर? ऑडिट प्रोग्राम के फायदे, नुकसान, या बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? प्लीज सर्टेन पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग क्या ऑडिट प्रोग्राम। आप लिख के आ गए उसमें कि फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी में मदद करता है, प्रोग्रेस कंट्रोल करने में मदद करता है। क्या बेटा वो पूछा? वो क्या पूछा आपसे? ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेटा जी एक बार और बोल देंगे सब भाई बहन, एक बार बड़े जमाने हो गए, एक बार ऑडिट का एक बार साइकिल तो चलाइए। ऑडिटर ऑडिट में क्या परफॉर्म करता है? ऑडिट प्रोसीजर। बेटा उससे उसको मिलता है ऑडिट एविडेंस। एविडेंस के आधार पे वो कंक्लूजन्स, या रिपीट कर दीजिए क्या? ओपिनियन। और ओपिनियन को ही जब लिख देता है तो क्या बन जाता है? ऑडिट रिपोर्ट। बेटा जी ध्यान दें, ऑडिट प्रोग्राम करने का एक उद्देश्य अभी आपको बता रहा हूं बेटा। ऑडिट प्रोग्राम परफॉर्म करने का एक उद्देश्य होता है गैदर करना। क्या गैदर करना? एविडेंस। तो बेटा एक छोटा सा पॉइंट ये भी है बेटा जी, ऑडिट प्रोग्राम जब सीए साहब बना रहे हैं तो अपने छोटू लोगों को ये कहे कि बेटा जब तेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव क्या हो, एविडेंस हो, तो तुमको उनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है? बेस्ट एविडेंस। फिर से बता दीजिए, ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय आप प्रोग्राम ऐसा बनाइए कि बेटा जितने भी अवेलेबल एविडेंसेस हैं हम बेटा सबको कंसीडर नहीं करेंगे, हम उनमें से छांट लेंगे कौन सा आपका बेस्ट एविडेंस। अब कहेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट एविडेंस? इसके लिए ना, इसके लिए प्लीज इस पॉइंट को पढ़िए सर। थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट कराने के लिए बोल रहा हूं। सर आप क्या बोलते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम क्यों किया जाता है? आप लोग दिल से बताइए। आप कहेंगे काम बांटने के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, काम इंस्ट्रक्शन देने के लिए। लेकिन मेरा पर्पस था कि ऑडिटर अपना ओपिनियन देता किसके आधार पे है? ऑडिट एविडेंस। और ऑडिट एविडेंस के लिए आप एपी परफॉर्म करते हैं। एपी मतलब क्या? ऑडिट प्रोसीजर। और ऑडिट प्रोसीजर कौन स्टाफ परफॉर्म करेगा, कितना परफॉर्म करना है, इन्हीं सब का डिटेल जहां लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, बोलिए कौन सा बेटा? ऑडिट प्रोग्राम। कुछ लोगों का यह मानना है कि राजीव सर जो आपने बताया कि ऑडिट प्रोग्राम का मतलब डिवीजन ऑफ टास्क है, ये वो एक एस्पेक्ट है। ऑडिट प्रोग्राम का मेन पर्पस है टू गैदर बोलो मेरे बच्चे क्या? ऑडिट एविडेंस। और आपको चैप्टर 4 में एक पूरा चैप्टर पढ़ाना है जिसका नाम है, प्लीज चिल्ला के बोल दीजिए क्या? ऑडिट एविडेंस। गजब का इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर ऑडिट एविडेंस। हम लोग तुरंत उसके बाद यही पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसी में है। सर आप लोग मुझे पहले बता दीजिए, ऑडिट एविडेंस में सर ने एक बात कहा था कि ऑडिट एविडेंस बेस्ट वाला होना चाहिए। सर बेस्ट ऑडिट एविडेंस के कुछ एग्जांपल है प्यारे बच्चों। कैश इन हैंड, तो बेटा कैश इन हैंड को चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है? खुश होकर बोलिए, जल्दी बोलिए। काउंट। ये स्टाफ को कैसे पता चलेगा कि कैश इन हैंड? पहले तो सब बच्चे बताएं जो लास्ट क्लास में नहीं भी आए थे। कैश इन हैंड इज अ फाइनेंशियल आइटम, एफएस में आता है। अरे बोलो ना। कैश इन हैंड 10,985 रुपए है, तो ऑडिटर खुद थोड़े काउंट करता है, वो किससे काउंट करवाता है? एक बात करो, ऑडिट स्टाफ। इसी के लिए तो लोग बनाते हैं ऑडिट प्रोग्राम। अरे बोलो ना बेटा। आप बताओ, तुम जो रट कर बैठे हो कि ऑडिट प्रोसीजर से ऑडिट एविडेंस मिलता है, सच्चाई क्या है कि ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए डिटेल जो प्रोग्राम बनाया जाता है उससे एविडेंस मिलता है। क्योंकि वहां पे एक बार बेस्ट आ गया था, इसलिए मैंने बोला। एक चीज और बता दो, ये भी पूछा हुआ है सर एग्जाम में, ये क्या पता ये एक ही चीज को कितनी बार पूछेगा। चैप्टर 4 में तो एविडेंस पढ़ाना ही है, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं चैप्टर 2 में ही बच्चों को याद कराओ कि ऑडिट एविडेंस क्या है। साहब उस टॉपिक को वहीं पे रोक दीजिए, 3rd पॉइंट पे ही बेस्ट ऑडिट एविडेंस। एक बार चिल्ला के खाली बोल दीजिए ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलिए क्या? वैसे इंफॉर्मेशन। हाँ बेटा, ये बच्चे देख नहीं रही है। ऑडिट एविडेंस की परिभाषा बताओ सब बच्चे यहां देख।
ऑडिट एविडेंस का मतलब सच इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड बाय। अब दुर्भाग्य क्या है, ऑडिटर यूज करता जरूर है, लेकिन क्या ऑडिटर खुद एविडेंस गैदर करता है या गैदर करवाता है? किससे करवाता है? असिस्टेंट से। और उसी काम के लिए तो हमने बनाया था, क्या बनाया था बेटा? ऑडिट प्रोग्राम। बोलो ना बेटा। चलो एक चीज बताओ, आपको ये सब पढ़ाया था प्यारे बहनों और भाइयों, ऑडिटर का स्टाफ लोग एविडेंस क्या एक जगह से इकट्ठा करता है या वेराइटीज ऑफ वे? आप में से एक दिन पढ़ाया था, उस दिन शायद आप लोग भी आए थे। ऑडिट प्रोसीजर दो तरह का था, एक ऑब्जेक्टिव के आधार पे था और एक टेक्निक्स के आधार पे था। जरा एक बार प्लीज कॉपी पलट के देख लीजिए जाए। ऑडिट टेक्निक्स नहीं था जिसमें इंक्वायरी, इंस्पेक्शंस, रिकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, क्या था एक बार कोशिश तो कर लीजिए। क्या ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने के कुछ टेक्निक्स हैं? चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ना, यहीं पे समझ लीजिए एक बार। ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने के कुछ टेक्निक्स हैं? जवाब है यस। तो क्या ये सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं ऑडिट एविडेंस का, ये बेटा हर केस में बेस्ट है या कुछ हो सकता किसी में डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन किसी आइटम को वेरीफाई करने का बेस्ट तरीका हो, किसी में बेटा आपको उसको क्या जाके चेक करना चाहिए? फिजिकल। समझ में आया बेटा? ये सारे अल्टरनेटिव तरीके हैं जिससे हम एविडेंस गैदर कर सकते हैं। क्या बेटा ये सारे बेस्ट हैं? सारे अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन कहते हैं ना जहां पे जिसकी जरूरत हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल था यहां पे, कैश इन हैंड का बेस्ट वे टू, है ना, बेस्ट वे टू चेक कैश इन हैंड इज टू काउंटिंग द कैश। दूसरा बोलना बेटा, अगर कंपनी ये कह रही है कि हमारे पास जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं है क्योंकि मैंने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट बैंक में क्या रख दिया है? गिरवी। तो ऑडिटर क्या करेगा या ऑडिटर का स्टाफ क्या करेगा? बैंक से उसको क्या कर लेगा बेटा? एक बैंक से कंफर्म कर लेगा। बैंक को कहा हेलो सर, सर्टिफाई कीजिए कि आपके पास मित्तल कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शेयर्स जो मित्तल कॉमर्स क्लासेस ने खरीदा है वो आपके पास रखा गया है। क्या रखा गया है? गिरवी। तो बेटा मैं यही कह रहा था, आप लोग ध्यान से नहीं सुने बेटा, है ना, ध्यान से नहीं सुने बेटा जी। चैप्टर 2 में भी ये क्वेश्चन आएगा कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है और ऑडिट एविडेंस कहां कहां से गैदर किया जा सकता है। बेटे पृथ्वी भाई, ऑडिट एविडेंस क्या होता है एक बार सब बच्चे बताइए। ऑडिट एविडेंस का मतलब सब लोग बताएं क्या है? अच्छा, ये इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाता है या कुछ टेक्निक्स या कुछ फील्ड कुछ उपाय मेथड्स यूज करने पड़ते हैं? कुछ मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। एक मेथड का नाम बताओ जो शुरू में दिया है, सीधा आप याद रखो क्या? आपका एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन को हम लोग दूसरे शब्दों में वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये देखिए स्टेटमेंट एंड कौन सा? एक्सप्लेनेशंस। इसको हम लोग चाहें तो एक बार मैंने पढ़ाया था ऑडिट में, हम इसको बोल सकते हैं क्या? आपका इंक्वायरी। आपको यह भी बताया था एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स का होता है और इंक्वायरी क्या डॉक्यूमेंट्स का होता है या लोगों का होता है? लोगों का होता है। ये बताएं अर्थमेटिकल कैलकुलेशन भाई ऑडिटर, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए रीकैलकुलेशंस। बोलो ना। अच्छा, रीकैलकुलेशन से तुमको क्या मिलता है? जल्दी बोलो। इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन के आधार पे ऑडिटर कहां पहुंचता है? कंक्लूजन्स। बहुत सारे कंक्लूजन्स के आधार पे वो क्या फॉर्म करता है? ओपिनियन। पक्का बेटा जी? तो अगर आप चैप्टर 4 में पढ़ो या 2 में पढ़ो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मेरा बेटा वो टॉपिक वहां पे रुका है। एक बार सब बच्चे मुझे बता दें, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ऑडिट एविडेंस क्या है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा यही है बेटा, हाउ टू, जल्दी बोलिए क्या? कंस्ट्रक्ट ऑडिट प्रोग्राम। चलो 7 में से 2 तो बता दो बेटा जी। ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते समय पहला टिप्स क्या है? रिटेन होना चाहिए, ओरल नहीं। दूसरा टिप्स क्या है? दूसरा टिप्स क्या है? आप ऑडिट प्रोग्राम बाद में बनाना, पहले जाओ चेक करो तुम्हारे ऑडिट का स्कोप क्या है और क्या तुम्हारे स्कोप पे कोई लिमिटेशंस है। उस लिमिटेशंस के भीतर, मतलब अपने औकात में रख के ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। जैसे मुझे 2 घंटे का टाइम दिया तो मुझे अपना प्रोग्राम 2 घंटे के भीतर ही रखना चाहिए। आप एक्स्ट्रा एक्सटेंड नहीं कर सकते, रूल बेस्ड है ना बेटा। चलिए मैं आपको बता देता हूं
बेटा जी तीसरा बता दीजिए खाली लास्ट में, और क्या ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने का एक ही टेक्निक है या बहुत सारे? नहीं, कहा सब बच्चे, ये बच्चियां बोल नहीं रही है बेटा। बहुत सारे में से पहला बताओ, डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, सिंपल एग्जामिनेशन। अच्छा, व्यक्तियों से पूछताछ करते हैं, मैनेजमेंट से सूचना मांगते हैं, क्या वो एग्जामिनेशन है या इंक्वायरी है? पक्का ना? अच्छा, दोबारा से डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट कैलकुलेट करते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिकैलकुलेशन। काम कोई मैनेजमेंट के बंदे कर रहे हैं, हम चुपचाप बैठ के उसको खाली क्या कर रहे हैं, है ना, है ना, कहते हैं देख रहे हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ऑब्जर्वेशन। उसमें हम कुछ कर नहीं रहे। मैंने हंसाने के लिए बोला था, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? इन्वेंटरीज बीइंग काउंटेड बाय द स्टाफ ऑफ मैनेजमेंट, और मैं बैठ के खाली ये देख रहा हूं कि वो काउंटिंग सही से कर रहा है या नहीं, मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं। मुझे बताएं बेटा, तो ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय, ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? ऐसा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन गैदर करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं या बहुत सारे तरीके से एविडेंस इकट्ठे हो सकते हैं, तो हमारे को ऑडिट प्रोग्राम में उस तरीके को लिखना है जिससे प्राप्त एविडेंस कैसा एविडेंस? बेस्ड हो। अच्छा, ये काम बेटा करने की क्षमता स्टाफ लोगों में है या सीनियर में होना चाहिए? सीनियर। तो सीनियर को कुछ उदाहरण देना चाहिए कि देख बेटा, तुम्हारा कैश का काम है, तो उसको उसके डिस्क्रिप्शन पर छोड़ो ही मत एज अ सीए। आप कहो कि देखो तुम कैश ना फिजिकली जाके क्या करना, काउंट, किसी के द्वारा काउंट किया गया उसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है ना। कोई कहता है कि इन्वेस्टमेंट हमारा गिरवी रखा गया, पृथ्वी बेटा, तो आपको ये नहीं बोलना कि अच्छा ठीक है गिरवी रखा गया, तो हम खुद बैंक से बोलेंगे कि सर आप हमको भी एक सर्टिफिकेट दे दो। जी बेटा, तो 7 में से 3 तो ऐसे आ गए। चौथा देख लो बेटा जी, चौथे पे आ जाओ। अप्लाई ओनली दोज, जल्दी बोलिए क्या, स्टेप्स विच आर यूजफुल इन ए कंप्लीटमेंट ऑफ, कौन सा है? वेरिफिकेशन। अरे कुछ नहीं है, आप वही काम करो जो आपके ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए क्या हो बताओ, रेलिवेंट हो। इरेलीवेंट काम करने के लिए आपके पास वक्त है क्या? सर बिल्कुल नहीं है। तो 7 में से 4 बोल दीजिए। 4 में चौथा पॉइंट है, केवल ऑडिट प्रोग्राम में उन्हीं स्टेप्स को लिखो जो आपको करीब पहुंचाता है टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ, बोलिए कौन सा? वेरिफिकेशन। अरे कुछ मत बोलो, वेरिफिकेशन का दूसरा नाम ऑडिट कंप्लीट करने में आपको मदद करता है। लास्ट में बेटा जी, ऑडिटर वो था ना कि मोनोटोनस या बोरिंग या हो जाता है। बेटा जी कोई काम बोरिंग तब हो जाता है जब आप असिस्टेंट को उस काम का नहीं बताते। क्या नहीं बताते? ऑब्जेक्टिव्स। एक तो हुआ कि आप काम खाली कर रहे हैं, दूसरा है कि आपको यह पता है कि इस काम का पर्पस क्या है, या ये काम जो हम कर, जैसे मान लिया आपने छोटू को बोल दिया कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, लेकिन आप उसको यह भी बताएं, ऑडिट प्रोग्राम में लिखे कि डेप्रिसिएशन अच्छे से कैलकुलेट नहीं हुआ होगा, कम कैलकुलेट हुआ होगा तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा, और ज्यादा कैलकुलेट हुआ होगा तो प्रॉफिट क्या हो गया? कम। सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? ताकि हम ये कह सकें कि कंपनी जेट के शेड्यूल, जल्दी बोलिए, आप लोग तो पढ़ लिए होंगे, डिविडेंड ओविडेंड तो पढ़ लिए होंगे लॉ में जी। तो डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज अंडर कंपनी जेट एज पर, जल्दी बोलो ना, शेड्यूल 2। अरे बोलो ना भाइयों। तो 7 में से बेटा एक बार 5 तक पहुंचा दीजिए, छठा 7वां मैं लिखवा देता हूं। लास्ट बार बोल दीजिए सर, कहां ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय ऑडिटर को रहना चाहिए अपने, जल्दी बोलो, बताओ। कोई नहीं बोला, फिर से बोलिए। ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते समय ऑडिटर को क्या एकदम पागलों की तरह कुछ भी प्रोग्रामिंग कर देना चाहिए, या स्कोप एंड लिमिटेशंस को ध्यान में रखना चाहिए? किसकी इतनी ताकत हो गई कि स्कोप और लिमिटेशंस को गवर्न कर रहा है? कहो क्लाइंट की। सर क्लाइंट की ताकत है ना। फिर से बोलिए बेटा, आप लोग हंसते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप 7 में से लास्ट के 2 छोड़ के एकदम सीक्वेंस में बोलिए सारे बच्चे। ऑडिट प्रोग्राम बनाना क्या मजाक है या सीरियस काम है? पहला काम क्या करना चाहिए इसमें? हाँ, ये कोई तुमको बताएगा या हमें खुद पता करना होगा? आप जो ऑडिट करने जा रहे हो, तुम्हें पहले ही पता करो कि तुम्हारा ऑडिट वर्क का स्कोप क्या है, मतलब क्लाइंट ने आपको कितना काम करने को कहा है। अरे बोलो ना बेटा। दूसरा,
साथ साथ कभी कभी क्लाइंट आपको ऊपर कुछ क्या लगा देता है, रेस्ट्रिक्शंस। ऐसे तो आपने चैप्टर 11 में पढ़ा था, अगर ऑडिट वर्क से पहले या मेरे स्कोप पे आप लिमिटेशंस लगाते हैं तो अगर रीजनेबल नहीं है तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। नाराज मत होइए, झूठा ही बोल दीजिए। अगर मैं ऑडिटर हूं, प्री कंडीशन फॉर ऑडिट ही नहीं है, आप करें, आप डेटर से नहीं बात करेंगे, क्रेडिटर से बात नहीं करेंगे, बैंकर से बात नहीं करेंगे, तो मैं करूंगा क्या? इसका मतलब मैं आपको इंगेजमेंट लेटर साइन करके दूंगा ही नहीं। तो आप बच्चे कहते हैं सर फिर यहाँ पे लिमिटेशन कैसे? अरे कुछ रीजनेबल लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि आपको खाली होल्डिंग कंपनी का ऑडिट करना है, सब्सिडियरी का ऑडिट कोई दूसरा ऑडिटर कर रहा है। बेटा जी 7 में से 5 है, 5 में से पांचों पॉइंट आप ही को बोलना है। बताएं ऑडिट प्रोग्राम कैसा बनाना है? दिख नहीं रहा है लेकिन बोलिए, ऑडिट प्रोग्राम कैसा बनाना है? रिटेन। क्या बेटा ऑडिट प्रोग्राम में हमारी कोशिश क्या होगी? हम अपने छोटू लोगों को क्या बोलेंगे कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे, जल्दी बोलो ना, अल्टरनेटिव्स है क्या इकट्ठा करने के, किसी चीज को चेक करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है ना, और होने भी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? सारे को यूज करना है या जो बेस्ट सुटेबल है? एक उदाहरण दीजिए, कैश को वेरीफाई करने का, कैश को चेक करने का, ऑडिट करने का बेस्ट सुटेबल एविडेंस क्या है? जब हम काउंटिंग को परफॉर्म करेंगे तो शायद हमें बेस्ट एविडेंस मिलेगा। लास्ट बता दीजिए, क्या ऑडिट प्रोग्राम में अनयूजफुल चीजें लिखनी है या केवल वो स्टेप्स जो मदद करता है हमारे ऑडिट के काम को क्या करने में, अधूरा करने में या कंप्लीट करने में? कंप्लीट। सर लास्ट, क्या ऑडिट में खाली ये लिखेंगे कि चेक फिक्स एसेट्स या उसका ऑब्जेक्टिव है? चेक फिक्स एसेट्स, बिकॉज फिक्स एसेट्स इज सब्सटेंशियल इन दिस कंपनी एंड इफ फिक्स एसेट्स आर करेक्ट देन वी कैन रीजनेबली कंक्लूड कि इसमें फ्रॉड के चांसेस या गलतियों के चांसेस क्या है बेटा? कम है। एक लास्ट बेटा जी है ना, ये सबसे अच्छी बात है, ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय आपको पॉसिबिलिटी लेकर चलनी है कि भाई इसमें क्लाइंट के यहां होगा ही होगा, क्या होगा ही होगा बता, एरर्स। अगर आपने बोला क्लाइंट के यहां कुछ एरर है ही नहीं, तो फिर तो ऑडिट प्रोग्राम आपका बहुत छोटा बनेगा, ये बनाने की ही जरूरत नहीं है। सर हम लोग सक्की टाइप के आदमी हैं, मैं अपना प्रोग्राम बनाते समय ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स को दिमाग में लेकर चलता हूं कि इंप्लॉय फ्रॉड कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं करेगा, ताकि हम कुछ काम भी करें। और लास्ट में बेटा जी क्या करना? कोऑर्डिनेशन। ये आप नहीं समझेंगे, मैं आपको समझाता हूं सर। सर प्लीज बताएं ऑडिट प्रोग्राम में एक स्टाफ है या 50 स्टाफ है? 50 है, उनके बीच में भी क्या होना चाहिए बेटा? कोऑर्डिनेशन। अच्छा बेटा जी इसको मैं लिखवाऊंगा, बट एक बार आप बताइए, ये तो छोटा सा पॉइंट है, एग्जाम में खाली आंसर मत बताइए, क्वेश्चन बता दीजिए। क्या एडवांटेज है तो ये लिखना चाहिए या व्हाट पॉइंट शैल बी कंसिडर्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग एंड क्या ऑडिट प्रोग्राम? क्या ये कोई घर है कि कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? कहो सर डिजाइन करना, यहां पे कंस्ट्रक्टिंग के बदले डिजाइनिंग। क्या डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑडिट प्रोग्राम। अच्छा एक लास्ट लाइन शुरुआत में बता दीजिए बच्चों, शुरू वाले लाइन को पढ़ लीजिए बेटा जी। ऑडिट प्रोग्राम आप कंस्ट्रक्ट कर लिए, तो क्या यहां पे इस लाइन का खाली मतलब बता दीजिए बेटा जी, क्या एक ही ऑडिट प्रोग्राम हर तरह के बिजनेस के ऑडिट के लिए प्रैक्टिकेबल या सुटेबल होगा या नॉट सुटेबल? तो शायद ये सब भी पॉइंट देना चाहिए था इनको भीतर कि बेटा एक ध्यान ये भी रखो कि जितने बार तुम ऑडिट करने जाते हो हर बार नया ऑडिट प्रोग्राम बनाओ, और नहीं तो पुराने को यूज करने का मन है तो उसको रेलिवेंट एरिया जहां पे चेंजेस हो गए हैं क्लाइंट के नेचर ऑफ बिजनेस में, आपको भी उसको चेंज कर देना है। तो बेटा इस लाइन को पूरा कर लीजिए है ना, ताकि हम लोग कोर्स में अपना आगे बढ़ सके। कंसेप्ट 9 या 10 बेटा? 6 पॉइंट्स टू बी स्तुति बेटा, पॉइंट्स टू बी केप्ट
उतना दूर आप लोग कैसे बात कर लेते हैं बेटा? हाँ। नहीं नहीं, मत बैठे, ठीक। अरे बच्चे हैं, अभी बात नहीं करेंगे तो कब, लेकिन थोड़ा ध्यान से। पॉइंट्स टू बी केप्ट व्हाइल, प्लीज। बेटा कंस्ट्रक्टिंग नहीं समझ में आया मुझे, हम तो समझते थे बिल्डिंग ब्रिज कंस्ट्रक्ट होता है, बिल्डिंग ब्रिज ये सब कंस्ट्रक्ट होता है, प्रोग्राम कब से कंस्ट्रक्ट होने लगा? बोला सर कोई बात नहीं, जो आपको समझ में आया वही लिखो। क्या लिखा आपने? डिजाइनिंग। क्या डिजाइनिंग कर रहे हैं सर? ऑडिट प्रोग्राम। साहब ना भूलने वाली 7 बातों में से 5 बात बताइए, टोटल 7 पॉइंट्स। कभी बेटा आप अपनी बुक खोलेंगे आपको तब याद आएगा कि साहब एक एक चीज सर ने बताया था। पहला बोलिए जी। बेटा जी पहला, बेटा यहां देखिए बेटे, प्रॉब्लम जैसे बेटा जी इसमें दिक्कत यही है कि आप अपने लेवल पे कर ही नहीं पा रहे हैं इसको, है ना? बिल्कुल नया होता है, इसको लिख के बताइए। रिटेन ऑडिट प्रोग्राम शैल बी जी बेटा, ऑडिट प्रोग्राम शैल बी इन राइटिंग क्लियरली सेटिंग फोर्थ ये बेटा नया शब्द है आपके लिए, क्लियरली सेटिंग फोर्थ एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर्स। जी बेटा ऐसे लिखा है आपके बुक में भी, सेटिंग फोर्थ मींस कंटेनिंग कह सकते हैं, ये रिटन होना चाहिए जिसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए। सेटिंग फोर्थ द क्या लिखा आपने? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय, आपका फेवरेट वर्ड बोलिए बेटा, परफॉर्म्ड बाय। इसका क्या मतलब है? क्या इसका कीवर्ड तो ठीक है, बट एग्जाम में खाली इतने से भी तो नंबर नहीं मिलेगा बेटा, प्लीज बता दें। ऑडिट प्रोग्राम की समझ लीजिए, इसको परिभाषा भी कर सकते हैं। ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ वर्क एंड ऑल्सो स्पेसिफाइंग कि राम श्याम मोहन सोहन जो हमारे स्टाफ हैं उनमें से कौन कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अच्छा सर पूरे पूरे प्रोग्राम में आप 2 ही चीजें तो बताते हैं, कौन स्टाफ कौन सा काम करेगा, ताकि हमारा प्लान जो है वो इंप्लीमेंट हो सके। दूसरा मुझे बताएं, रिटर्न के बाद औकात में रहना, इंग्लिश में बोल दीजिए। औकात में रहने के लिए सर ने क्या बोला था? क्या प्रोग्राम हम पागलों की तरह कुछ भी बना दें या दायरे में रह के? दायरे के इंग्लिश में 2 शब्द है, स्कोप एंड लिमिटेशंस। इसको जरूर जरूर से ध्यान रखना है जी बेटा, स्कोप एंड लिमिटेशंस। while constructing audit program
ऑडिटर शैल स्टे विद इन, जी बेटे, ऑडिटर शैल स्टे विद इन स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट असाइनमेंट। सो बेटा प्लीज बता दीजिए, स्कोप एंड लिमिटेशन इज अ फैक्टर विच अफेक्ट द ऑडिट प्रोग्राम, है ना बेटा। तीसरा बता दीजिए बेटा जी, हमेशा ऑडिट प्रोग्राम में वही स्टेप लिखिए, अपने स्टाफ से वही काम कराइए जो आपको मदद करता है एक कंप्लीट करने में द वेरिफिकेशन प्रोसेस। या ऐसे समझ लीजिए कि आप वही काम बोलिए, जैसे मैं टीचर हूं तो क्लास में मुझे वही बात बोलना है जो आपको आपके कोर्स के कंप्लीशन के करीब लेकर जाता है, क्योंकि आपके पास या मेरे पास दोनों में से किसी के पास भी एक्स्ट्रा वक्त क्या नहीं है। ये मतलब ये गाइडलाइन दे रहा हमें कि प्रोग्राम बनाते समय इसको। सर एक लास्ट बेटा, बेस्ट एविडेंस के लिए मैंने एक नया टॉपिक पढ़ाने की कोशिश की, प्लीज बताइए, अगर किसी चीज को, किसी आइटम को या किसी फाइनेंशियल आइटम को वेरीफाई करने के हमारे पास 5 तरीके हैं, 5 अल्टरनेटिव्स हैं, होना भी चाहिए 5 अल्टरनेटिव्स, तो हम क्या पांचों अल्टरनेटिव से उसको वेरीफाई करेंगे या बेस्ट पॉसिबल? और ये सब काम किसके दिमाग में होना चाहिए? ऑडिटर के। जब वो बैठ के बना रहा है, फ्रेम कर रहा है, क्या फ्रेम कर रहा है मेरे बच्चे? ऑडिट प्रोग्राम। कम से कम क्वेश्चन समझ में आया आपको कि ऑडिट प्रोग्राम बनाना थोड़ा सा सीरियस काम है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। खाली आप ऑडिट प्रोग्राम की परिभाषा याद कर रहे हैं। तीसरा बताएं, बेस्ट एविडेंस। इन ऑडिट प्रोग्राम determine such evidence which is best evidence for। कुछ बच्चों को लास्ट क्लास में बताया था चेकिंग एसर्शंस, कुछ याद होगा। एसर्शंस का मतलब क्लेम्स मेड बाय क्या बेटा? मैनेजमेंट। आप कैश इन हैंड 10,000 रुपया कह रहे हैं, यानी क्लेम कर रहे हैं कि 31 मार्च 2025 को कंपनी के कैशियर के पास कितना हजार रुपया कैश था? 10,000। बोलो ना बेटा। खैर वो तो हम नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि हम तो 31 मार्च के बाद आएंगे, तो मैं देखूंगा ना अगले दिन वो कैश बैंक में जमा हुआ कि नहीं। एक बात कर रहा हूं, है ना बेटा। इन बच्चों को बताया था कि बुक्स में आपके बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स बिल्डिंग 5 करोड़ या 10 करोड़ का है, और उसका नोट्स में देख रहा हूं कि रजिस्टर ऑफ फिक्स एसेट्स चेक करूंगा कि क्या सही में इनके पास 10 करोड़ का बिल्डिंग है। तो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा, चेकिंग ऑफ कैश इज बेस्ट व्हेन इट इज। जी बेटा, व्हेन इट इज क्या आपका? काउंटेड। तो क्या बेटा क्लाइंट काउंट करेगा या हम खुद काउंट करेंगे? खुद काउंट करेंगे। मेरे बच्चे, रेलिवेंट स्टेप या इरेलिवेंट स्टेप? बोलो बेटा। रेलिवेंट, यूजफुल, आपको फ्री में सीए को स्टाफ मिल गया है, अब तो 3 साल का नहीं 2 ही साल का है। सर सही बता रहा हूं, आर्टिकल को देते क्या है और काम एक फुल स्टाफ की तरह ले लेते हैं। तो सीए साहब को ऐसा मिसयूज नहीं करना चाहिए। वो काम करवा रहे हैं, बच्चा पूछ रहा है सर ऑडिट में इस काम का क्या फायदा है? सीए इज नॉट एबल टू गिव द, बोलो क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग दैट थिंग।
उसके चलते ही तो उसका काम बुरा ना माने तो क्या हो जा रहा है, मैकेनिकल बोरिंग। जब आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं ये आपको पता नहीं है तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देगा। इंक्लूड ओनली दोज स्टेप्स इन ऑडिट प्रोग्राम which are useful for completion of verification नहीं। अच्छा उसको जब्त कर लीजिए, अभी उसकी पिटाई करते हैं। ड्रोन है क्या, ड्रोन है ना, देखिएगा सर ड्रोन मार रहा है। कोई नहीं, आपका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है है ना। अभी हम है ना जैमर लगा देते हैं, रुक जाइए। आर यूजफुल फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस। अच्छा छोड़ दीजिए, आप ही का दोस्त है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, बेटा जो जो काम आप स्टाफ से करवा रहे हैं उस काम में कौन स्टाफ करेगा, क्या करेगा, कितना समय लगेगा, वो तो लिखो ही। साथ साथ उसको मोटिवेट करने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव भी लिख दो कि इस काम के चेकिंग का अल्टीमेट पर्पस क्या है। यहां लिखेंगे इंक्लूड ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स for each areas of checking to motivate the audit staff। इसका क्या मतलब है बेटा, प्लीज बताएं। जिस स्टाफ को जो काम दे रहे हैं उनको अगर आप बता दें कि बेटा ये काम खाली करना नहीं है, तुम्हारा काम जैसे मान लो डिप्रिशिएशन का ही चेकिंग है तो उसको क्या बोलना चाहिए, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, गलती को पकड़ना। जो शायद किया होगा, किसने किया होगा, मैनेजमेंट ने, रेट सही ढंग से नहीं लगाया होगा। दीज आर द, जल्दी बोलिए क्या, ऑब्जेक्टिव्स। एक तो ओवरऑल ऑडिट ऑब्जेक्टिव होता है, यहां पे ओवरऑल नहीं है बेटा। ईच बोलिए कौन सा, एरियाज बताओ ना बेटा। बेटे बीआरएस बनाने का ऑब्जेक्टिव होता होगा कुछ ना कुछ, कैश वैश के फ्लो को, मूवमेंट को क्या करना, ट्रैक करना, देखना कि भाई डिफरेंसेस था तो क्यों था, या नहीं था तो क्यों नहीं था, जो भी पॉइंट्स है प्लीज बताएं। ये ऑडिट ऑब्जेक्टिव ओवरऑल है या आइटम वाइज है, बोलो ना बेटा। यहां देखो क्या है, ईच एरियाज। अच्छा ये हम सफिशिएंट रूप से समझाएंगे, किसको समझाएंगे अपने बेटा, ऑडिट स्टाफ, है ना। कि बेटा तुम ये मत सोचो कि तुम्हें खाली डेप्रिसिएशन निकालना है, बल्कि तुमको ये चेक करना है कि डेप्रिसिएशन का जो रेट है लॉ में दिया है उसी रेट से ना कंपनी ने बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, या कम रेट से या ज्यादा रेट से, कुछ गलतियां तो नहीं है। 7 पॉइंट है बेटा, छठा और 7वां बता दीजिए जी। हाँ, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, while designing audit program, auditor shall consider, सोचो बेटा, while designing audit program auditor shall consider, सोच के बताइए क्या कंसीडर जी।
while designing audit program auditor shall consider, जी भाई क्या कंसीडर करेगा, shall consider all possibility of errors and fraud। क्या बेटा पता चल गया है, या हम प्रोग्राम जो बना रहे हैं उसमें हमने इस तरह का अपने स्टाफ लोग को बोला है कि भाई कोई व्यक्ति कितना भी बोले हमें तो चेक करने जा रहे हैं, तो हम तो ये संभावना लेकर चलेंगे कि संस्था में कुछ क्या हुई है, गड़बड़ी हुई है। अगर आपने ये पॉजिटिव एजम्पशन ले लिया कि कोई गड़बड़ी है ही नहीं, तो फिर तो ऑडिट भी करने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम बनाना तो बहुत आगे की बात है, सीधा आप दे दीजिए अपना ऑडिट, क्या आपका रिपोर्ट। जी बेटा आखिरी लास्ट में है सर जी, रिलेटेड आइटम। इसको थोड़ा प्रयास करते हैं समझने का बच्चों। डेटर्स परचेज दोनों में, सॉरी सेल, क्रेडिट सेल। मान लो बेटा कि एक हमारा स्टाफ चेक कर रहा है, बोलिए क्या चेक कर रहा है, डेटर्स, और दूसरा स्टाफ चेक कर रहा है हमारा क्रेडिट सेल, सेल्स चेक कर रहा है। क्या सेल्स और डेटर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत लिंक्ड है? तो मेरे हिसाब से तो अगर मैं ऑडिटर हूं तो मैं कहूंगा जो डेटर्स चेक करेगा वो लगे हाथ क्या चेक कर लेगा, क्रेडिट सेल्स। और एक और चीज होता है, माल वापस चला गया, माल वापस आया, तो उसमें कुछ होता है, प्लीज दिल से बोल दीजिए कौन सा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। आप में से एक एक बच्चा बेटा मेरे लिए चैंपियन है, एक बार आखिरी बार बोल दीजिए रिलेटेड आइटम्स का मतलब क्या हुआ। मेरे हिसाब से ये सारा काम ना एक ही स्टाफ को दे दो कि डेटर्स तुम ही चेक करोगे, सन्डी डेटर्स, और लगे हाथ क्या चेक कर लेना, क्रेडिट सेल्स। और क्रेडिट सेल्स और डेटर्स जैसे क्या होता है ना बेटा, आपने सेल किया था उधार और दाम ज्यादा लगा दिया, कस्टमर नाराज हो गया, दाम कम करना पड़ा, तो हम फिर क्या करते हैं, कस्टमर को जो डेबिट किए थे उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट। अरे बाबा उधार बेचे थे तो डेबिट किए थे ना, 50 लाख से डेबिट कर दिए थे, उसने बोला नहीं माल तो 40 लाख का है, तो हम और क्या करेंगे, हम अपने आप को मतलब अपने आप के अपने बुक्स में उस जो बायर था उसको अब डेबिट नहीं, अब और क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। अरे बेटा जी जब माल बेचते हो तो अगले को क्या किए होगे, डेबिट किए, और बाद में पता चला ज्यादा हमने डेबिट कर दिया, तो उसको कम करने के लिए उल्टा ही तो करते हो आप। चलो कोई नहीं, समझ जाओगे, सब अकाउंट्स में आएगा। रिलेटेड आइटम्स बस इसको लिख लीजिए बेटा। जी द ऑडिटर सेल जी बेटा ऑडिटर सेल प्रिपेयर प्रोग्राम in such a manner that related items are checked in coordinated manner। मान लो बेटा किसी क्लाइंट का 2 इन्वेंट्री है, वेयर हाउस है जहां पे स्टॉक रखे गए हैं, दोनों बेटा 2 किलोमीटर की दूरी पे है क्लाइंट का। तो अब एक बार जब हमने स्टाफ को भेजा कि भाई आप जाके वेयर हाउस 1 चेक करके आओ, तो उसको आए फिर रिपोर्टिंग करे, उससे तो अच्छा है बोले कि भाई 2 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा भी वेयर हाउस है, जब वेयर हाउस 1 चेक करने जाना तो साथ साथ वेयर हाउस 2 भी कर लेना।
इससे क्या होता है बेटा, इससे इससे मतलब आपके काम जो होंगे वो क्या अनसिस्टमेटिक या अनकोऑर्डिनेटेड होगा या कोऑर्डिनेटेड हो जाएगा। दूसरी बात कि दो स्टाफ है, एक क्रेडिट सेल कर रहा है, चेक कर रहा है, एक डेटर्स चेक कर रहा है, तो दोनों का टाइमिंग सेम रखो ताकि दोनों एक साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके, ना कि एक दूसरे को परेशान करे। बेटा जी ये छोटा सा पॉइंट है। अब एक लास्ट पॉइंट मिसलेनियस के रूप में उसको कर लीजिए, फिर आप चले जाइएगा। बट खाली एक बार 3 पॉइंट जो आज आपने समझा, क्वेश्चन के फंड बता दीजिए। एडवांटेज सब लोग बोल दीजिए, लिमिटेशंस, और लास्ट में क्या है बेटा, क्या ध्यान रखना चाहिए। एक बेटा अननेसेसरी टॉपिक है, बट ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, खाली इसको पढ़ के आप चले जाइएगा, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा बेटा। ये देखिए बच्चों, बेटा आपने एक छोटा सा पॉइंट बोला था सर, छोटा सा एक पॉइंट बोला था लिमिटेशन में कि ये इफिशिएंट स्टाफ के इनिशिएटिव को किल करता है। कौन किल करता है? ऑडिट प्रोग्राम। खाली एक बार इसको खाली पढ़ लीजिए, आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ पढ़िए बच्चे जैसा, फिर मैं इसको एक क्रक्स के रूप में समझा देता हूं। सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2-2 नंबर का। क्या है बेटा क्वेश्चन? असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू कीप एंड कौन सा? ओपन माइंड। मेरे बच्चे ध्यान दें, एक छोटा सा पॉइंट बताइए यहां पे। ओपन माइंड असिस्टेंट रखेगा, लेकिन इसके लिए रिक्वेस्ट कौन करेगा? ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा कि मैं कितना भी अच्छा ऑडिट प्रोग्राम बना के दूं, फिर भी मैं इंसान हूं और मेरे ऑडिट प्रोग्राम में बहुत सारी क्या रह सकती है? कमियां। तो मैं आप सबको इनकरेज कर रहा हूं कि जब आप ऑडिट पे जाना तो सिर्फ उतना ही मत करो जितना हमने बताया है, उतना तो मिनिमम है, करना है। उसके अलावे आपको इनको भी ध्यान में रखना है। जरा एक बार खाली पढ़ लीजिए बेटा। टू स्टार्ट विथ an auditor having regard to the nature, size and composition of business and dependability of the, बोलिए कौन सा बेटा? IC। बेटा डिपेंडेबिलिटी का मतलब रिलायबिलिटी। किसकी रिलायबिलिटी बेटा? इंटरनल कंट्रोल। एंड द गिवन क्या लिखा है बेटा? स्कोप ऑफ वर्क शुड फ्रेम अ प्रोग्राम विच शुड एम एट प्रोवाइडिंग फॉर मिनिमम एसेंशियल वर्क विच में बी टर्म एज अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम। इस लाइन से ओपन माइंड का तो अभी कोई समझ में नहीं आया, आगे चल दिए बेटा। एज एक्सपीरियंस इज गेन्ड बाय एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क, प्रोग्राम में बी अल्टर्ड। सर इस लाइन से अब जवाब दीजिएगा। टू टेक केयर ऑफ सिचुएशंस विच वर लेफ्ट आउट, क्या है आपका? ओरिजिनली। बेटा बस उस ऊपर वाले लाइन को बताइए, क्या कह रहा है कि ऑडिटर ने ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय, ओरिजिनली जब बनाया था तो उसने 3-4 चीजों को ध्यान में रखा था। बस इतना बोल दीजिए, चले जाइएगा। ऑडिटर जब ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम बनाता है, खुश होकर बताइए, तो 4 बातों को ध्यान में रखा था। जल्दी जल्दी बोलिए क्या क्या? नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ बिजनेस, और चौथी बात है रिलायबिलिटी ऑफ कौन सा? आईसी। बस लास्ट बार बोल दीजिए बेटा। जब हम ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं तो जनरली ऑडिटर नेचर, साइज एंड बोलिए कौन सा? कंपोजिशन ऑफ बिजनेस, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस को भी देखता है, और आईसी की मैनेज एंटिटी के आईसी की रिलायबिलिटी को भी देखता है। लेकिन कह रहा है, और उसके साथ वो बना देता है एक छोटा सा स्टैंडर्ड प्रोग्राम। आगे बोल रहा है कि जब ऑडिट प्रोग्रेस होती है तो उसको अनुभव मिलता है कि हमने जो ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम बनाया था वो सफिशिएंट नहीं है ना बेटा? और हमें बेटा जी द प्रोग्राम में बी अल्टर्ड टू टेक केयर ऑफ न्यू सिचुएशंस जो हमने कवर नहीं किया था ओरिजिनल या स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम में, बट आर फाउंड रेलिवेंट फॉर द पार्टिकुलर कंसर्न। सिमिलरली इफ एनी वर्क ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर प्रूव्स बियॉन्ड डाउट टू बी अननेसेसरी और क्या आपका इरेलीवेंट, इट मे बी क्या लिखा है? ड्रॉप्ड। जैसे बेटा एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए बच्चों, 23-24 में आपने रिलायंस का ऑडिट किया था और संडे डेटर्स बेटा 100 करोड़ था। एक बात कर रहा हूं बेटा, 24-25 में ऑडिट करने गए, संडे डेटर्स 100 करोड़ से घट के
रियलाइज कर लिया है, मात्र कितना करोड़ रह गया, 1 करोड़। पिछले साल संडे डेटर्स मेरे लिए मटेरियल आइटम था, अब देखिए बेटा 100 करोड़ से घट के कितना हो गया, 1 करोड़। मैं आलसी ऑडिटर था, मैंने पुराने ही ऑडिट प्रोग्राम को यूज किया। जब मैं एक्चुअल में चेक किया तो बोला यार 1 करोड़ तो बहुत छोटा रकम है, तो माइट भी ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम में जो आपने स्टेप्स लिखे हैं उसको करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या, मतलब कंटिन्यू करें या छोड़ भी सकते। आगे लास्ट लाइन लिखा है बेटा, असिस्टेंट इंगेज इन द जॉब शुड बी इनकरेज्ड। सर ऑडिटर के पास कहां से फीडबैक आएगा कि कौन से काम को ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम से निकाल देना चाहिए, कौन सा काम ऐड करना चाहिए ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम में, ये फीडबैक देने का काम कौन करेगा, असिस्टेंट। बट असिस्टेंट कब कर पाएगा बेटा जी, असिस्टेंट कब कर पाएगा, जब हमने उसको एज अ सीनियर, बोलो बेटा, इनकरेज किया था कि तुम्हें अपना दिमाग, जल्दी बोलिए, क्या रखना है, खोल के रखना है, और जो प्रोग्राम में लिखी गई बातें हैं उसके बाहर भी जाना है ना बेटा। आप मुझे बता दीजिए इस पूरे पैराग्राफ का मतलब, मैंने प्रॉमिस किया चले जाइएगा, सिर्फ पैराग्राफ का मतलब बताइए साहब। ऑडिट प्रोग्राम ओरिजिनल बनता है, क्या क्या चीज को ध्यान में रखें, कंपोजिशन ऑफ बिजनेस एंड डिपेंडेंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, किसका, अपना या क्लाइंट का। जब ऑडिट प्रोग्रेस होता है तो ऑडिटर को यह एहसास होता है बेटा कि कुछ चीजें छूट गई है ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम में, और कुछ चीजें ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम का इस ऑडिट के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो ये कहां से ऑडिटर को पता चलता है, ये सारी बातें तब पता चलेगा ऑडिटर को जब उसने इनकरेज किया है। किसको इनकरेज किया है बताओ, अपने स्टाफ को, कि तुम्हें अपना दिमाग रखना है, बोलो क्या, खुला, और अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है ओरिजिनल प्रोग्राम तक। बेटा जी, ही शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू नोट एंड रिपोर्ट, कौन सा मैटर्स, जल्दी बोलिए, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो उसके नॉलेज में आया, और किसके साथ डिस्कस करना है, सीनियर्स एंड पार्टनर्स या क्या, प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म इंगेज्ड इन डूइंग ऑडिट। कुछ हद तक जो लिमिटेशन को, डिसएडवांटेज को एलिमिनेट करने का जो पॉइंट आपने पढ़ा था, तीसरा भी तो यही पॉइंट था कि कोई सिग्निफिकेंट मैटर पता चलता है तो हमें अपने सीनियर को बातें बताना है ना बेटा। तो ये जरूर से इसको लिख के लाइए आप लोग भी बेटे, एक बार इसको लिख के लाइएगा, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, क्या खाली लाइन बोल दीजिए। ऑडिटर को इनकरेज करना है अपने असिस्टेंट को कि जो कहा गया है सर झुका के उतना ही काम करो या ओपन माइंड रखो, उससे तुम्हें क्या फायदा होगा। कुछ सिग्निफिकेंट मैटर जो ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम में आपसे छूट गया है, या ओरिजिनल ऑडिट प्रोग्राम में कुछ इरेलीवेंट मैटर हो गए हैं, हम उस मैटर्स को छूट गया है तो इंक्लूड कर लें, और ऑलरेडी इरेलीवेंट जुड़ गया है गलती से तो उसको हम क्या करें, कंटिन्यू करें या ड्रॉप कर दें, ड्रॉप कर दें। ठीक है बेटा, चलिए आराम से, है ना बेटा, आराम से घर जाइएगा, बुक लेके जरूर आइए। अस्मित भाई बुक लेके आए थे आप, कॉपी भी नहीं लाता, अबे क्या करने आता है, तो आराम करने आता है क्या। स्पर्श और स्तुति आप लोगों ने बड़ा मेहनत किया, लास्ट तक बच्चे रह गए। ओहो, अरे तुम्हारा कौन सा छूट गया स्पर्श, बता दो बेटा, कौन सा छूट गया तुम्हारा।